मॉर्निंग, कैसे हो सब लोग? कैसे हो सब लोग? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। आज जैसे कि आप लोगों को पता है हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन करेंगे। बायोलॉजी चीट शीट हमारी सीरीज चल रही है और हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पर हैं। पहली 3 यूनिट अब पूरी खत्म हो चुकी है, बायोमोलिक्यूल्स आपको मिल चुका है। आज हम क्या कर रहे हैं बेटा? आज हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, है ना, हमने डाइजेशन और ब्रीदिंग कर लिया है, आज हम सर्कुलेशन करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। ओके, थोड़ा सा लेट हो गया आने में, उसके लिए तहे दिल से खेद है। गुड मॉर्निंग चिंटू, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा लेट हो गया बेटा, बट अभी फटाफट से हम लोग कर लेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी सही से सबको? सबको आवाज आ रही है तो हम शुरू करें। ये चैप्टर भी फटाफट से रिवाइज कर लें, बहुत बढ़िया सीरीज हमारी चल रही है। एनसीईआरटी को लास्ट मिनट में रिवाइज करने का इससे बढ़िया तरीका शायद हमारे पास हो नहीं सकता। बायोटेक तो हो गया है बेटा, हम लोग बायोलॉजी चीट शीट में बायोटेक कर चुके हैं। ऋषभ आप देख सकते हो, एक बार प्लेलिस्ट जरा रेफर करना, हो चुका है, ये चैप्टर हो चुका है हमारा, है ना। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्या बात है। तो अभी हमें पता है, देखो एनसीईआरटी जितनी बार रिवाइज करो उतनी बार कम है। बार बार हम रिवाइज करते हैं पर थ्योरी में चीजें हमसे छूट जाती हैं, इसलिए एक बहुत बढ़िया तरीका आपके सामने है क्वेश्चंस के थ्रू एनसीईआरटी रिवाइज करने का, एक एक लाइन रिवाइज करने का। और क्योंकि हम साथ में कर रहे होते हैं तो आपको एक एक मोटिवेशन मिलता है ना चीजों को रिवाइज करने का। तो बढ़िया, आज हम क्या करेंगे, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन रिवाइज कर लेंगे। आपको भी पता चल जाएगा कितना आपको आता है एनसीईआरटी और कितना आपको रिवाइज करने की जरूरत है। गुड मॉर्निंग विजय लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग हर्ष, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन को वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर लेते हैं, है ना। जी 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 सचिन, इसके बाद प्लांट फिजियो शुरू करेंगे। ह्यूमन फिजियो खत्म होने के बाद हम प्लांट फिजियो करेंगे, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट ग्रोथ एक दिन में करवा दूंगी, ओके। चलो यहाँ पर आओ, सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज वाटर फ्रॉम देयर एनवायरमेंट एज सर्कुलेटिंग फ्लूइड। मतलब उनकी खुद की कैविटी में हीमोसील नहीं है तो वो सर्कुलेटिंग फ्लूइड के लिए क्या यूज करे, वाटर को यूज करे। तो बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होंगे, बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि इस सर्कुलेटिंग फ्लूइड की जगह वाटर को यूज करेंगे। और वो प्रिमिटिव कौन है? आपकी स्पंजस, ओस्टिया से पानी अंदर आता है, ऑस्क्यूलम से बाहर जाता है। सिलेंट्रोन सिलेंट्रेट्स में भी आपने गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पढ़ी है जिसके अंदर वाटर आता है ना। तो वाटर को सर्कुलेटिंग फ्लूइड की तरह ये दोनों ही यूज करते हैं। फिश के पास अपना ब्लड है ना, तो वहां पर वाटर का यूज नहीं होगा, आंसर होगा सी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ब्लड, एक सेकेंड, ब्लड अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, बिल्कुल है। उसमें फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा होता है, उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं यानी कि ब्लड सेल्स हैं, हमको पता है। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे हायर ऑर्गेनिजम्स में जो बॉडी फ्लूइड है वो ब्लड ही है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सारे स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, आंसर होगा डी। सारे स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, आंसर होगा डी, बिल्कुल सही बात। आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो प्लाज्मा है ना, अभी क्या है देखो, लाइन बाय लाइन आपकी एनसीईआरटी रिवाइज हो रही है, तो एक तरीके से जब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना बेटा, इसका फायदा उठाओ और अपने दिमाग में एनसीईआरटी खोल लिया करोगे। अच्छा हाँ, हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था, ये पॉइंट्स हमने पढ़े थे। अब जब आप ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे, आपने प्लाज्मा भी पढ़ा है, आपने फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी पढ़े हैं। तो प्लाज्मा के बारे में आपने क्या पढ़ा है कि ये स्ट्रो कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है जो कितना परसेंट बनाता है ब्लड का। ब्लड के दो पार्ट है, एक प्लाज्मा एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स, है ना। प्लाज्मा कितना परसेंट बनाता है? 55%, और बाकी के 45% में सेल्स होते हैं। आंसर क्या होगा? ए। बहुत बढ़िया, आंसर क्या होगा? ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा इज। अगर अब मैं प्लाज्मा की बात करूं उसमें पानी कितना है, तो बेटा 90 to 92% तो वाटर ही होता है। 90 से 92% वाटर होता है, 6 to 8% प्रोटीन्स है। क्या डेटा एनसीईआरटी में पढ़ा है हमने, रिवाइज कर लो साथ साथ। 90 से 92% आपके पास वाटर है, 6 to 8% आपके पास प्रोटीन है। हाँ बिल्कुल हर्ष, ऐसे ही करना है, एनसीईआरटी साथ लेकर ही बैठना है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटीन्स कंट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ ब्लड प्लाज्मा। अभी बताया मैंने, प्रोटीन कितना है? 6 to 8% है ब्लड प्लाज्मा का। प्लाज्मा कंटेन वेरी हाई अमाउंट ऑफ मिनरल्स, जैसे आपने देखा सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन, है ना, मैग्नीशियम। अच्छा ये सब हैं ब्लड में, बट बेटा ये देखो छोटी सी जो गलती है वो हाई अमाउंट है। हमने रीड की है, एनसीईआरटी की लाइन है कि मिनरल्स होते हैं प्लाज्मा में बट स्मॉल अमाउंट में होते हैं, हाई अमाउंट में नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम, ये बात बिल्कुल सही है। प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर्स हटा दो तो उसको आप सीरम बोलते हो। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, ये सब प्लाज्मा में होते हैं हमेशा, क्योंकि ये ट्रांजिट है, बॉडी में मूव करते रहते हैं, है ना, तो ये हमेशा आपको कहीं ना कहीं प्लाज्मा में मिल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट हमने एनसीईआरटी में रीड किया है। तो सिवाय सेकंड के बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 2 इज फॉल्स, ओनली 2 इज फॉल्स, है ना।
वैसे तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। सेकंड आपके पास गलत है, 1/3 और 4th आपके पास करेक्ट है। 1/3 और 4th आपके पास करेक्ट है। आपसे क्या पूछा है? तो बी भी आंसर है और सी भी आंसर है। मोर देन वन आंसर इस करेक्ट। सेकंड फॉल्स है, 1, 3, 4 करेक्ट है। दोनों ही सही है। बी में क्या लिखा है कि 2 फॉल्स है। जी हाँ 2 फॉल्स है। 1, 3, 4 करेक्ट है, 1, 3, 4 करेक्ट है। दोनों ऑप्शन करेक्ट है, बी एंड सी करेक्ट है। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। मल्टीपल चॉइस यहाँ पर करेक्ट है, बी और सी दोनों करेक्ट है। जी हाँ। आगे देखो आपके पास क्या आ रहा है। आगे आ रहा है हमारे पास एक मैच द फॉलोइंग। इसमें मजा आता है क्योंकि आप एलिमिनेशन से आंसर निकाल सकते हो, है ना। अच्छा तो आपको क्या दे रखे बेटा? 3 तरीके के आपको प्रोटीन्स दे रखे हैं। वही एग्जैक्टली दीदी। फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन, है ना। 3 आपके पास प्रोटीन है। अच्छा फाइब्रिनोजन आपको पता है, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनेगा जो ब्लड क्लॉटिंग के टाइम वहां पर बनता है, तो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ग्लोब्यूलिन में आपका आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, वो जी क्या है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या करता है? डिफेंस मैकेनिज्म, एंटीबॉडीज। और एल्ब्यूमिन जो है ऑस्मोटिक बैलेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? सी ए बी। सी ए बी आंसर हो जाएगा ए। सी ए बी आंसर हो जाएगा ए। रवि उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है ना कि स्टेटमेंट में से हम देखें ये स्टेटमेंट ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये स्टेटमेंट ज्यादा अप्रोप्रिएट, ऐसा कुछ है ही नहीं। दोनों एकदम एग्जैक्टली करेक्ट है ना। नीट में आपको फिर वो मल्टीपल चॉइस में मिलेगा, बट दोनों करेक्ट है। ठीक है। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 7। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं ब्लड में, उनमें क्या क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब सेल। सेल में क्या क्या है? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ब्लड प्लेटलेट्स हैं। बिल्कुल सही बात है। ऑल सोल्यूट्स प्रेजेंट इन ब्लड, प्रोटीन्स प्रेजेंट इन ब्लड, मिनरल्स नहीं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स आप किसको कहते हो? सेल को कहते हो। और सेल कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। गुड मॉर्निंग सिद्धि, वेलकम टू क्लास। 3 फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है जी। फिर आपसे पूछ रहे हैं कौन सा फॉल्स है। मैं फिर से बता रही हूँ बेटा, अप्रोच सिखा रही हूँ। जब फॉल्स या नॉट करेक्ट लिखा हो उसको सर्कल करो, वरना सिली मिस्टेक होती है। उसको सर्कल करने की आदत डालो। ठीक है। अच्छा एरिथ्रोसाइट आरबीसीज आर द लीस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सेल्स इन द ब्लड। बिल्कुल गलत। आप सारे ब्लड सेल्स की बात करो तो सबसे ज्यादा एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब में होते हैं। तो ये आपके पास जो है गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। नंबर ऑफ आरबीसी इन एडल्ट मैन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड इज 5 to 5.5 मिलियन। अभी बताया आपको मैंने, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। ये आरएससी नहीं है बेटा, ये आरबीसी होगा, आरबीसी होगा। आरबीसी जो है वो रेड बोन मैरो में बनते हैं एडल्ट्स में, सही बात है। और आरबीसी मैमल्स में ज्यादातर ई न्यूक्लिएट है, मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, सही बात है। पहला ही स्टेटमेंट गलत है। एरिथ्रोसाइट लीस्ट नहीं होता, एरिथ्रोसाइट सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, यही गलत है। आगे देखो 9th आपसे पूछा है लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन आरबीसी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार अलग अलग जगह आपने देखा होगा ये क्वेश्चन। ह्यूमन आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या है बेटा? 120 डेज। 120 घंटे नहीं, 120 महीने नहीं, 120 दिन, 120 डेज। आंसर होगा सी। बिल्कुल सही रश्मिना, बिल्कुल सही। वेरी नाइस, वेरी नाइस श्रद्धा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। कोशिश करो कि ऐसे अटेम्प्ट करो इसको जैसे अभी नीट एग्जाम में बैठे हो, है ना। तो गलती नहीं करनी है, बिल्कुल सिली मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है। अच्छा क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस के टाइम आप लोग वो एक्चुअल फील लेकर आओगे ना, उतनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी होती है। ठीक है। अच्छा आपसे क्या पूछ रहे हैं? हीमोग्लोबिन का अमाउंट पूछ रहे हैं 100 ml ऑफ ब्लड में। 100 ml ऑफ ब्लड में कितना अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन है? 12 to 16 ग्राम्स। कितना पढ़ते हैं हम लोग? 12 to 16 ग्राम्स। गुड मॉर्निंग जोरा। 12 to 16 ग्राम्स, बिल्कुल आंसर सी होगा। वेरी नाइस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11। मेमिलियन आरबीसी की शेप पूछी आपसे। दो चीजें आप पढ़ते हो मेमिलियन आरबीसी के बारे में, एक तो हमारे पास न्यूक्लियस नहीं है, मैमल्स के पास ई न्यूक्लिएटेड है। आरबीसी हमारा बाइकॉनकेव शेप का है, आरबीसी हमारा बाइकॉनकेव शेप का है। तो आंसर क्या होगा? सी। 11th का आंसर क्या होगा? सी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12। आरबीसी कर लिया आपने। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं? डब्ल्यूबीसी के बारे में सारे स्टेटमेंट करेक्ट है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछ रहे हैं मतलब इनकरेक्ट बताना है। एक्सेप्ट पूछ रहे हैं मतलब हमें इनकरेक्ट बताना है। तो देखो डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएट होते हैं और लीस्ट कॉन्स्टेंसी है शेप में, क्योंकि इनका शेप बदलता रहता है ना, पॉलीमॉर्फिक शेप्स आपको देखने को मिलती है। ठीक है। और न्यूक्लियस का शेप पॉलीमॉर्फिक होता है, तो कांस्टेंट शेप नहीं है न्यूक्लियस का, अलग अलग है। और ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनका नंबर आरबीसी के कंपैरिजन में कम है, ये 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब में मिलेंगे, बिल्कुल सही एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ये बिल्कुल शॉर्ट लिव्ड होते हैं। क्या ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं? नहीं। ब्लड क्लॉटिंग में कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स। बिल्कुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ब्लड क्लॉटिंग में कौन मदद करेगा? प्लेटलेट्स। ठीक है। अच्छा आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से सब ग्रेन्युलोसाइट है एक्सेप्ट ग्रेन्युलोसाइट कौन नहीं है? आपके न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल, तीनों ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ए ग्रेन्युलोसाइट होते हैं। लिम्फो और मोनो आपके पास ए ग्रेन्युलोसाइट होते हैं।
रश्मिना ने पहले ही आंसर दे दिया था, वेरी नाइस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 14। कॉन्फिडेंस आता है ना ऐसे, जब हम सही आंसर कर पाते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है ना, बढ़िया। आगे देखो, मैच द फॉलोइंग है आपके पास, आपको अलग अलग ल्यूकोसाइट दे रखे डब्ल्यूबीसी और इनका परसेंटेज बताना है। इस क्वेश्चन को ना मार्क करो बेटा, ये क्वेश्चन जब मैं आपको बिटवीन दी एनसीईआरटी लाइन पढ़ा रही थी मैं तब भी बच्चों को बताती हूँ, इसके सीक्वेंस पे बहुत बार और बार बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको सीक्वेंस बताना होता है कौन सा ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है ल्यूकोसाइट, कौन सा कम अमाउंट में प्रेजेंट है। सबसे ज्यादा होते हैं न्यूट्रोफिल्स, सबसे ज्यादा होते हैं न्यूट्रोफिल्स 60 से 65%। सबसे कम होते हैं बेसोफिल्स 0.5 से 1%, सबसे कम होते हैं बेसोफिल। बेसोफिल से ज्यादा होते हैं इओसिनोफिल जो कि होते हैं 2 to 3% आपके पास। मोनोसाइट्स होते हैं 6 to 8% और लिम्फोसाइट्स होते हैं 20 to 25%। तो आंसर क्या होगा जरा यहाँ पर मुझे बता दो, आंसर क्या होगा? EDCBA, आंसर होगा सी, आंसर होगा सी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, इसका सीक्वेंस बेटा याद रखना, बड़े सबसे ज्यादा अमाउंट से लेकर सबसे कम अमाउंट तक का सीक्वेंस आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है ना। आगे देखो, अब फंक्शंस आपसे पूछ लिए। सबसे पहले आपके पास आया बेसोफिल, बेटा कीवर्ड से मैच करना सीखो। जैसे मैंने आपको टिश्यू वाले चैप्टर में सेल जंक्शन के कीवर्ड बताए थे ना, कि टाइट जंक्शन बना हो तो लीकिंग आपको मिलेगा, एडहेरिंग जंक्शन हो तो सीमेंट वर्ड आपको मिलेगा, वैसे कीवर्ड्स होते हैं। जैसे बेसोफिल आपको पता है एलर्जिक रिएक्शंस के लिए है ना, आप उस तरीके से उसको मैच कर सकते हो। सॉरी, इओसिनोफिल्स आपको पता है एलर्जिक रिएक्शंस के लिए, उस तरीके से हम उसको मैच कर सकते हैं ना। तो इओसिनोफिल्स हमारे पास हो गए एलर्जिक रिएक्शंस के लिए, मैच कर लिया हमने, ठीक है। अच्छा, आपके पास जो न्यूट्रोफिल है वो फैगोसाइटोटिक होते हैं, न्यूट्रोफिल है वो फैगोसाइटोटिक होते हैं, सही बात है। बेसोफिल्स का काम क्या है आपके पास? एसएचएच यानी सेरोटोनिन, हिस्टामिन और हेपेरिन का सिक्रीशन करना, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस के लिए वो बेसोफिल है। टिश्यू वाले चैप्टर में एसएचएच पढ़ा था हमने, है ना। अच्छा, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल दोनों फैगोसाइटोटिक होते हैं, और लिम्फोसाइट्स तो आपको पता है ये टी और बी लिम्फोसाइट्स इम्यूनिटी देने का काम करते हैं, इम्यूनिटी देने का काम करते हैं। तो आंसर क्या होगा बेटा यहाँ पे? आंसर क्या होगा आपके पास? फर्स्ट का बी है, 2 और 3 दोनों का ए है, फिर 4 का सी है और फिर 5 का डी है, आंसर ए होगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, आंसर ये होगा, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16, मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स आपने ब्लड प्लेटलेट्स में पढ़े हैं। मेगा कैरियोसाइट्स का काम क्या है? ब्लड प्लेटलेट्स बनाना, जिन्हें आप थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हो, आंसर होगा डी। क्या बनाते हैं मेगा कैरियोसाइट्स? ब्लड प्लेटलेट्स। और लिखा भी हुआ आपके एनसीईआरटी में कि क्या है ये? सेल के फ्रेगमेंट्स है ना, सेल के फ्रेगमेंट्स है। अब देखो अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से सेल के फ्रेगमेंट्स है? तो ये मेगा कैरियोसाइट्स बनाते हैं सेल के फ्रेगमेंट्स जो कि आपके ब्लड प्लेटलेट्स हैं। तो आंसर क्या होगा? सी। एक लाइन है एनसीईआरटी, उससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको दिखाया हुआ है किस तरीके से, किस तरीके से वो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं ये आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है ना। आंसर क्या होगा? सी, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, 1 millimeter क्यूब ब्लड हैज हाउ मेनी ब्लड प्लेटलेट्स? आपको बताया आरबीसी 5 to 5.5 मिलियन, डब्ल्यूबीसी 6 to 8,000, प्लेटलेट्स कितना है? 1,50,000 से 3,50,000। क्या डेटा पढ़ते हैं हम? 1,50,000 से 3,50,000, आंसर होगा ए, आंसर होगा ए। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, ब्लड क्लॉटिंग के टाइम प्लेटलेट्स क्या रिलीज करती हैं? ब्लड क्लॉटिंग के टाइम प्लेटलेट्स क्या रिलीज करती हैं? प्लेटलेट्स रिलीज करती हैं थ्रोम्बोकाइनेज, ये वो एंजाइम है जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, है ना। तो क्या रिलीज करती है ब्लड प्लेटलेट्स? थ्रोम्बोकाइनेज। फिर ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है? ये आपके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। एक बार आपके पास थ्रोम्बिन बन जाता है, वो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनाता है, जिससे क्लोटिंग होती है, जिससे कोएगुलेशन होता है ना। तो आंसर क्या होगा आपके पास? डी, बहुत बढ़िया, थ्रोम्बोकाइनेज बनाता है, थ्रोम्बोकाइनेज बनाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं यही इसी क्वेश्चन की आपसे बात कर रही थी कि ऑर्डर आपसे बहुत बार पूछा जाता है, डिसेंडिंग या असेंडिंग। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है परसेंटेज का अलग अलग ल्यूकोसाइट का इन ह्यूमन ब्लड। ल्यूकोसाइट्स देखोगे ह्यूमन ब्लड में, और परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा हमारे पास होते हैं न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल के बाद हमारे पास होते हैं, न्यूट्रोफिल के बाद हमारे पास हैं लिम्फोसाइट्स, बिल्कुल सेकंड नंबर पे लिम्फोसाइट्स, फिर मोनोसाइट्स, फिर एसिडोफिल्स और सबसे कम बेसोफिल्स, आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल है, फिर आपके पास लिम्फोसाइट्स हैं 20 to 25, फिर मोनोसाइट्स हैं 6 to 8, फिर एसिडोफिल्स हैं 2 to 3, फिर बेसोफिल्स हैं 0.5 से 1, आंसर होगा सी। अभी देखा था हमने, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21, असर्शन रीजन। अब असर्शन रीजन भी प्रैक्टिस कर लो फटाफट से। एक फिजिशियन है
might order a white cell count for a patient with symptom of an infection. पेशेंट को इन्फेक्शन है और फिजिशियन ने क्या किया कि WBC काउंट चेक करवाओ अपना, ठीक है। रीजन क्या है कि अगर देर इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBC या ल्यूकोसाइट, इसका मतलब वो पर्सन पक्का एक इन्फेक्शन से फाइट कर रहा है। आपके WBC में डिफेंस मैकेनिज्म के लिए लिम्फोसाइट्स हैं बेटा, WBC का नंबर बढ़ा होगा तो पक्का आपका बॉडी, आपकी बॉडी किसी ना किसी इन्फेक्शन से फाइट कर रही होगी, इसीलिए डॉक्टर कहते हैं WBC काउंट चेक कराओ, है ना। तो ये बिल्कुल करेक्ट रीजन है और एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आंसर होगा ए। बिल्कुल करेक्ट रीजन भी है और एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर होगा ए। बिल्कुल सही बात, एकदम बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22, है ना। अच्छा, एबीओ ब्लड ग्रुप पे अब हम आ गए। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हमने पढ़ा है, इस चैप्टर में भी पढ़ा है, 12th में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में भी पढ़ा है ना। अच्छा, जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सरफेस एंटीजन। बिल्कुल, कितने सरफेस एंटीजन है एबीओ ब्लड ग्रुप में? कितने सरफेस एंटीजन की बात करते हैं बेटा हम? 2। या तो हमें आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन मिल जाता है तो ए ब्लड ग्रुप होता है, या हमें आरबीसी के सरफेस पर बी एंटीजन मिल जाता है तो बी ब्लड ग्रुप होता है। दोनों एंटीजन मिल जाते हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, कोई भी एंटीजन नहीं मिलता तो ओ ब्लड ग्रुप होता है। लेकिन एंटीजन है कितने हमारे पास? 2 ही है, 2 ही है ना। तो आंसर क्या होगा? 2। आंसर क्या होगा? 2। बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब ये वही ब्लड ग्रुप सिस्टम आपके पास आ गया है ना, पढ़ा है हमने इसको। अच्छा, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसकी आरबीसी पर ए एंटीजन है, उसके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी है, और उसको कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकता है? कोई ए ब्लड ग्रुप वाला या कोई ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा ये एनसीईआरटी का आपका। अच्छा, अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके आरबीसी पर बी एंटीजन है, प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी, और बी और ओ ब्लड ग्रुप उसको डोनेट कर सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजन है, उसकी एंटीबॉडी में कोई भी, उसकी प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इसीलिए जो ए बी है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, एंटीबॉडी है ही नहीं। तो ए ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है, बी ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है, ए बी डोनेट कर सकता है, ओ डोनेट कर सकता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला जो है उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, नील, कोई एंटीजन उसके पास नहीं है, लेकिन एंटीबॉडीज दोनों है, एंटीबॉडीज दोनों है, ए बी है बी भी है, इसीलिए वो हर किसी से ब्लड नहीं ले सकता, सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है, सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 1 का नील, 2 का नील, 3 का एंटी ए बी, और 4 का ए बी नहीं है बेटा, 4 का ओ है, 4 का ओ है। आगे देखो डी है, ऑप्शन आपके पास डी है, आंसर आपके पास डी है, डी है, डी है, डी है बेटा, डी है, डी है, बी नहीं। बी में देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है? ए बी। ए बी कभी ओ को डोनेट नहीं कर सकता, ओ को सिर्फ ओ डोनेट कर सकता है ब्लड। ओ यूनिवर्सल डोनर है और ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, आंसर डी होगा। सिली मिस्टेक मत करना बेटा ऐसी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, है ना, या एक्सेप्टर। तो यूनिवर्सल डोनर आपका ओ ब्लड ग्रुप वाला होता है और जो रिसीव कर सकता है वो ए बी होता है, वो ए बी होता है, आंसर होगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा, ये जो ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, इन्हीं को जूम कर कर यहाँ पर दे रखा है ना, तो चाहे आप इसको मत देखना, कोई बात नहीं, आप नीचे वाले ऑप्शन देख लो। और आपसे क्या पूछ रहे हैं कि करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है ब्लड ग्रुप्स की डोनर से कंपैटिबिलिटी के लिए, ना, कौन किसको डोनेट कर सकता है, कौन किसको डोनेट कर सकता है। अब आप यहाँ पर देखो जरा, आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अब आपको ढूंढना क्या है? सिंपल सी चीज ढूंढो, ओ सबको डोनेट कर रहा होगा, ए बी जो है आपका सबसे रिसीव कर रहा होगा, ठीक है, ए बी सबसे रिसीव कर रहा होगा। अच्छा, अब यहां पर अगर आप देखो, अब ये देखो, आप यहीं पर देख लो बेटा, इसी के अंदर देख लो, ओ ब्लड ग्रुप सिर्फ ओ को ओ से ही रिसीव कर सकता है। दिख रहा है आपको यहाँ पे? दिख रहा है आपको यहाँ पे? ओ ब्लड ग्रुप सिर्फ ओ से ही रिसीव कर सकता है। देखो यहाँ पे इस ऑप्शन में ओ ब्लड ग्रुप को ए ब्लड ग्रुप वाला भी डोनेट कर रहा है, बी वाला भी कर रहा है, ये हो ही नहीं सकता। ओ को ए बी ब्लड ग्रुप डोनेट कर रहा है, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। ओ को बी ब्लड ग्रुप डोनेट कर रहा है, हो ही नहीं सकता। सीधा सीधा एलिमिनेशन से भी आप इसका आंसर सी कर सकते हो, सीधा सीधा। आपने 3 ऑप्शंस देखे जिसमें ओ ब्लड ग्रुप वाले इंसान को कभी ए वाला ब्लड दे रहा है, कभी ए बी वाला ब्लड दे रहा है, कभी बी वाला ब्लड दे रहा है, वो हो ही नहीं सकता। ओ ब्लड ग्रुप का अगर कोई इंसान है उसको ओ ब्लड ग्रुप वाले से ही ब्लड मिल सकता है बस, है ना, और किसी से नहीं मिल पाएगा। तो सीधा आंसर सी हो गया वैसे भी। और यहाँ पर देखो एकदम सारी चीजें करेक्ट है। ओ ब्लड ग्रुप वाले को ओ वाला डोनेट करेगा, ओ सबको डोनेट कर सकता है, ए को, ए बी को, बी को, सबको, और ए बी सबसे रिसीव कर सकता है, ए से, ओ से, बी से, खुद से। आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप टाइम सेव कर सकते हो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26।
अब बात हो रही है आरएच फैक्टर की। आरएच फैक्टर के बारे में हम पढ़ते हैं, आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव। अच्छा, ब्लड ग्रुपिंग करते हैं मुझसे, बिल्कुल। ये नेम किससे डिराइव हुआ है? आरएच आया रीसस मंकी से, आरएच आया रीसस मंकी से। किससे डिराइव हुआ है? मंकी से। एनसीईआरटी स्टेटमेंट देखो, यहाँ से क्वेश्चन बन गया। कहाँ से आया? मंकी से, रीसस मंकी से। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27, आरएच फैक्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आरएच फैक्टर से होने वाली एक डिसीज आपने पढ़ी है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। आरएच फैक्टर की वजह से जो डिसीज हो रही है, एंटी आरएच एंटीबॉडीज बन जाती हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, ये पढ़ा है हमने, है ना? वो आरएच फैक्टर पे डिपेंड है, ठीक है। अच्छा, एड्स आपका एसटीडी है, सिकल सेल एनीमिया में आपकी आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है, टर्नर सिंड्रोम तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो आंसर क्या होगा? बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28, अगर मैं डेवलपिंग फीटस की बात करूं जिसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस होता है, वो क्यों हुआ था? वो क्यों हुआ था? हीमोलाइसिस हो जाएगा, आरबीसी क्लम्प टुगेदर करते हैं, नहीं। ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं होता। ब्लड क्लॉटिंग ना होना से आपके पास एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस नहीं होता, है ना, वो हीमोफीलिया डिसीज है। फेगोसाइटोसिस हो रहा है डब्ल्यूबीसी का, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ब्लड का ही ब्रेकडाउन होता है, हीमोलाइसिस, हीमोलिसिस होता है, हीमोलिसिस होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29, इन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स पासेस थ्रू प्लेसेंटा इनटू फीटस? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के अंदर क्या होता है? पहला देखो बेटा, 2 प्रेगनेंसीज हम इसके अंदर पढ़ते हैं, पूरा डिटेल में तो मैं यहाँ पर नहीं जाऊंगी, बट सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम मदर के अंदर एंटी आरएच एंटीबॉडीज बन चुकी होती हैं, और अगर वो बच्चा आरएच पॉजिटिव है तो मदर से जो आरएच एंटीबॉडीज है वो प्लेसेंटा से ट्रांसफर कर फीटस में आ जाती हैं और हीमोलिसिस करवाती हैं। तो प्लेसेंटा से ट्रांसफर क्या किया? आरएच के अगेंस्ट बनी हुई एंटीबॉडीज। क्या ट्रांसफर करता है बेटा? आरएच के अगेंस्ट, आरएच ब्लड के अगेंस्ट बनी हुई एंटीबॉडीज। आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। वेरी नाइस रेशु, बहुत बढ़िया। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 30, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 हमको? एक डॉक्टर है जिन्होंने एक कपल को सजेस्ट किया टू नॉट हैव मोर देन वन चाइल्ड। क्यों? क्यों किया होगा ऐसा? क्योंकि फीमेल जो है वो आरएच नेगेटिव होगी, मेल जो है वो आरएच पॉजिटिव होगा। आंसर होगा ए। आंसर होगा ए। यही कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं हम, फीमेल आरएच नेगेटिव, मेल आरएच पॉजिटिव, तो हो सकता है चाइल्ड आपका आरएच पॉजिटिव हो जाए। आरएच पॉजिटिव चाइल्ड की फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगी, बट डिलीवरी के टाइम जब फीटस का थोड़ा सा ब्लड मदर से मिक्स होगा तो मदर उस आरएच पॉजिटिव ब्लड के लिए एंटीबॉडीज बना लेगी, और सेकेंड प्रेगनेंसी में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस हो जाएगा। तो क्या कॉम्बिनेशन को बोला जाता है कि सिर्फ एक चाइल्ड करना है, दूसरा चाइल्ड नहीं करना, अगर मेल आरएच पॉजिटिव हो और फीमेल आरएच नेगेटिव हो? आंसर होता है ए। इस कॉम्बिनेशन को याद रखना बेटा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31, इमरजेंसी के टाइम कौन सा ब्लड ग्रुप सेफली आप किसी को भी ट्रांसफ्यूज कर सकते हो? किसी को भी। तो यूनिवर्सल डोनर आपके पास कौन है? ओ। यूनिवर्सल डोनर आपके पास कौन है? ओ। और ओ में भी आरएच नेगेटिव हो, ताकि दिक्कत ना हो, आप किसी को भी ट्रांसफ्यूज कर पाओ सेफली। अगर ब्लड आपको किसी को भी देना है और वो ओ के साथ आरएच नेगेटिव है तो वो यूनिवर्सल डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव होता है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सा एक्सपेक्टेड है अगर हस्बैंड आरएच पॉजिटिव है और फीमेल आरएच नेगेटिव है, वाइफ आरएच नेगेटिव है? अभी आपने देखा, जस्ट अभी हमने देखा, मेल आरएच पॉजिटिव है और वाइफ आरएच नेगेटिव है, ठीक है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जी हाँ। प्रॉब्लम्स होंगी फ्यूचर प्रेगनेंसीज में, बिल्कुल, बाद में जाकर दिक्कत होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी प्रेगनेंसी में, ऐसा नहीं है। आंसर होगा सी, कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगी बट उसके बाद दिक्कत होने लगेगी। आंसर होगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? RH compatibility must be tested before pregnancy establishment and blood transfusion. बिल्कुल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले भी और प्रेगनेंसी एस्टैब्लिशमेंट से पहले भी RH कंपैटिबिलिटी चेक करनी चाहिए, सही बात है। RH एंटीबॉडीज प्लेसेंटा से क्रॉस कर जाती है, बिल्कुल क्रॉस कर जाती है, तभी तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस होता है, सही बात है। फर्स्ट डिलीवरी के टाइम RH पॉजिटिव RBCs from the baby RH positive mix in the mother's blood which was RH negative due to tear in placenta mother's blood for RH negative antibodies। यही होता है, exactly यही होता है बेटा। डिलीवरी के टाइम जो टीयर होता है प्लेसेंटा में, उससे कुछ RH पॉजिटिव ब्लड मदर के RH नेगेटिव ब्लड में मिक्स हो जाता है और मदर RH नेगेटिव एंटीबॉडीज बना लेती है, मदर RH नेगेटिव एंटीबॉडीज बना लेती हैं। तो ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर डी होगा। देखो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस से हमने लगभग 5 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए, लगभग 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए। किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उस एक चीज से अब आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज इवेंट्स? अब हम क्लॉटिंग पे हैं, क्लॉटिंग के आपको 4 इवेंट्स दे रखे हैं, आपको एकदम करेक्ट ऑर्डर बताना है यहाँ पे, है ना। सबसे पहले क्या होगा बेटा?
थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा। जो आपके पास प्लेटलेट्स हैं वो थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेज बनाते हैं, सबसे पहली चीज है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाएगा। एक बार थ्रोम्बिन बन गया तो वो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनाएगा, तो 1 आ जाएगा। फाइब्रिन बन गया तो फिर वो क्लॉट रिट्रैक्शन एंड लीकेज ऑफ सीरम हो जाएगा, ठीक है, आ जाएगा आपके पास 2। तो आंसर क्या होगा, बी। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस स्मिता, ऋषभ, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। करेक्ट बताना है हमको, ऑप्शंस रीड कर लो। कैल्शियम चाहिए ब्लड कोएगुलेशन के लिए, कैल्शियम चाहिए ब्लड कोएगुलेशन के लिए। कोएगुलेशन इन ब्लड वेसल इज प्रिवेंटेड ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन बाय हिपैरिन, सही बात है। हिपैरिन आपका एंटी कोएगुलेंट होता है तो वो कोएगुलेशन को रोकेगा, है ना, हिपैरिन हिरुडिन दोनों है। क्लोटिंग ऑफ ब्लड इन्वॉल्व्स चेंजेस ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन बाय थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ब्लड क्लोटिंग इन्वॉल्व्स कैस्केडिंग प्रोसेस, कैस्केडिंग मतलब पूरा सीक्वेंस चलता है, एक एक दूसरे को एक्टिवेट करेगा इस तरीके से, तो कैस्केडिंग प्रोसेस है, जी हाँ। इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द एक्टिव फॉर्म ऑलवेज, देखो कितनी छोटी सी गलती कर रखी है, कितनी छोटी सी गलती कर रखी है, फोर्थ इनकरेक्ट है, एक्टिव नहीं है ना, इनएक्टिव फॉर्म में, एक्टिव करना पड़ता है, इनएक्टिव फॉर्म में, तो 1 2 3 करेक्ट है, आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। बहुत बढ़िया अदिति, वेरी नाइस, आंसर सी होगा, आंसर सी होगा, क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होते बेटा, हमें पता है इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, आंसर सी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36, फिर से ब्लड क्लॉटिंग के लिए करेक्ट पाथवे पूछ रहे हैं। अभी ये जो सीक्वेंस आप करके आए ना बेटा, इसी को एक तरीका है जिसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है, देखो कितनी वेराइटी आपको देखने को मिल रही है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। पहले आप थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेज बनाओगे, वो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाएगा, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा और फाइब्रिन जो है फिर क्लॉट बनाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है, ए बिल्कुल करेक्ट है। फिर भी आप बी देख लो, बी में थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनाते हैं, नहीं, वो तो थ्रोम्बिन बनाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, नहीं, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाता है, हाँ। फिर थ्रोम्बिन फाइब्रिन से फाइब्रिनोजन बनाता है, नहीं, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनाता है। तो आंसर तो हमारा यही सही था, ए। आंसर हमारा यही वाला सही है, ये पूरा पाथवे हमारे पास सही है, आंसर होगा ए। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, इनमें से कौन सा रॉन्ग है, लिम्फ के बारे में, रॉन्ग को सर्कल करो, आपसे इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, आपसे रॉन्ग कर रहे हैं, इसको सर्कल करो। लिम्फ कलरफुल होती है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन है, नहीं, लिम्फ कलरलेस है और उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, यही गलत है। अच्छा, जो लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लूइड होता है उसे आप लिम्फ कहते हो, उसे हम लिम्फ कहते हैं। लिम्फ में स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी ऑफ बॉडी, सही बात है। लिम्फ इंपॉर्टेंट कैरियर है फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन, सही बात है, क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आपके पास लिम्फ ही है ना, तो सही बात है, बिल्कुल जी बेटा, बिल्कुल अदिति, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड थ्रोम्बोकाइनेज सेम थिंग, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपके पास, इनकरेक्ट आपके पास 1 ही है, क्योंकि लिम्फ कलरफुल नहीं होता, लिम्फ कलरलेस होता है और उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, अच्छा ये पूरा क्वेश्चन नहीं, इसके आगे भी है, ओके, इसके आगे भी है, तो यहाँ पर इसको एक बार इरेज कर दो बेटा, आगे भी ऑप्शंस आपको दे रखे। एनीवे ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, एक बार फिफ्थ भी रीड कर लो। फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन लैक्टियल्स प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल विलाई, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इनकरेक्ट एनीवे ए ही होगा, ओनली 1, एक ही इनकरेक्ट है, आंसर वही रहा हमारा, ए ही रहा, सिर्फ एक ही इनकरेक्ट था, ओनली 1, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट बताना है आपको, देख लो एक बार सारे स्टेटमेंट। लिम्फेटिक सिस्टम collect tissue fluid, interstitial fluid and drain it back into the major vein, सही बात है, सही बात है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड लिम्फ हैव ऑलमोस्ट सिमिलर कॉम्पोजिशन, वहीं पर तो आप वही तो लिम्फ बनाता है ना जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, तो सेम कॉम्पोजिशन ही होगा, सही बात है। लिम्फ एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड हैव नो लार्ज प्रोटीन्स एंड आरबीसी, है ना, जब आता है लिम्फ आपके सेल्स के बीच में तो कोई बड़े प्रोटीन्स और आरबीसी को लेकर नहीं आता। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये भी सही बात है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एज इन प्लाज्मा, बिल्कुल, प्लाज्मा से बड़े आरबीसी और प्रोटीन्स लेकर नहीं आता लिम्फ, पर मिनरल्स का अमाउंट सेम है, मिनरल्स का अमाउंट सेम है और न्यूट्रिएंट्स का आगे डिफ्यूजन भी तो कराना है। लिम्फ कैन बी डिफाइंड एज ब्लड माइनस आरबीसी बट है स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट, आरबीसी हटा दो पर स्पेशल लिम्फोसाइट उसके अंदर है, बिल्कुल सही बात है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर ए होगा, सारे ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, आंसर ए होगा, आंसर ए होगा, ठीक है, आंसर ए होगा जी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39,
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में मिलता है, जी हाँ। एनालिड में क्लोज है, एनालिड में क्लोज्ड है, फिश में क्लोज्ड है, तो आंसर होगा ए। आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क में हमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। 39 हो गया है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको किस में मिलेगा? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोड में नहीं मिलेगा, मोलस्क में नहीं मिलेगा, मोलस्क में नहीं मिलेगा, एनालिड और कॉर्डेट में मिलेगा। इकलौता नॉन कॉर्डेट जिसके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है एनालिड। उसके सिवा सिफेलोपोड मोलस्क के पास भी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और कॉर्डेट्स के पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आंसर होगा डी। कोरडेटा के पास भी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आंसर होगा डी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 41, इन एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हार्ट नहीं होगा? ऐसा फिक्स नहीं होता बेटा। देयर इज नो नीड ऑफ ब्लड वेसल्स, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड, देयर आर नो ओपन स्पेस और साइनसेस इन द बॉडी। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स नहीं होते, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स नहीं होते। ऐसा नहीं है कि हार्ट नहीं होगा, और ओपन स्पेस तो है जिसके अंदर आपका ब्लड जाएगा। ब्लड और टिश्यू फ्लूइड में डिस्टिंक्शन नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है ना। तो ब्लड वेसल्स नहीं है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो जिसमें ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो ना करे, तो बी आपके पास हो जाएगा। डी नहीं होगा बेटा, डी नहीं होगा स्मिता, डी करेक्ट है ना, डी सॉरी इनकरेक्ट है ना। ओपन स्पेसेस तो होते हैं, ये कह रहे हैं ओपन स्पेस नहीं है। आंसर बी होगा, बी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 42, एडवांटेजेस ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ओवर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, कि क्यों क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बेटर है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में डायरेक्ट ब्लड जाता है स्पेसिफिक टिश्यूज के, डायरेक्ट ब्लड टू स्पेसिफिक टिश्यूज। अच्छा सही बात है। एक्सचेंज उसमें ज्यादा रैपिडली होता है, बिल्कुल सही बात है, एक्सचेंज बेटर होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कैन सपोर्ट हायर लेवल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ये बात भी सही है। आंसर डी होगा, बिल्कुल बिल्कुल आंसर डी होगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें आपको सेकंड स्टेटमेंट भी समझ आने लग जाता है कि ये ऑल है, ये सारे करेक्ट है, तो ये बिल्कुल सारे करेक्ट है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम? रॉन्ग, रॉन्ग को सर्कल करना है, गलत पूछ रहे हैं आपसे। Blood remains within the blood vessels and never come in direct contact with the body cells. ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर रहेंगे, कभी भी बॉडी सेल्स के कांटेक्ट में नहीं आएगा। सही बात है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, डिफ्यूजन होता है। इन इट फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड, जी हाँ। देयर इज नो ब्लड कैपिलरी, गलत बात है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में तो वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज हैं, तो ये आपके पास गलत है। रैपिड होगा ब्लड का फ्लो ड्यू टू हायर प्रेशर, सही बात है। तो रॉन्ग आपके पास सी होगा बेटा। कैपिलरी ना हो ऐसा नहीं होता, कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज सब होती हैं आपके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो रॉन्ग स्टेटमेंट सी होगा। बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 44, आपको यहाँ पर 4 अलग अलग तरीके के हार्ट दिखा रखे हैं और आपसे पूछा है किस एनिमल के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हो 2 चेम्बर्ड हार्ट, फिर आपके पास है 3 चेम्बर्ड हार्ट, फिर आपके पास है 3 चेम्बर्ड हार्ट, फिर आपके पास है 4 चेम्बर्ड हार्ट। तो आपकी फिश में होता है 2 चेम्बर्ड हार्ट, आपके एम्फीबियंस में होता है 3 चेम्बर्ड हार्ट, आपके रेप्टाइल्स में होता है 3 चेम्बर्ड हार्ट, है ना। और आपके बर्ड्स और मैमल्स और रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है आपके पास, क्रोकोडाइल, जिसमें होता है 4 चेम्बर्ड हार्ट। तो आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। एम्फीबियन और रेप्टाइल दोनों के पास 3 चेम्बर्ड हार्ट है, लेकिन क्रोकोडाइल के पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है, बर्ड्स और मैमल्स के पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है। आंसर होगा सी। आंसर होगा सी। बहुत बढ़िया ऋषु, हर्ष, अन्नपूर्णा, आंसर होगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। अच्छा, फिश का आपको ब्लड सर्कुलेशन दे रखा है और ये क्या है बेटा? आपको ना ये सर्कुलेशन देखने की भी नहीं जरूरत, अगर आपको ये बात पता है कि फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है। फिश की सर्कुलेशन को सिंगल सर्कुलेशन या वीनस सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर पूरी बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट को जाता है, हार्ट से वो ब्लड ऑक्सीजन लेने गिल्स के पास जाता है, गिल से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को मिलता है और फिर वो वापस जाता है हार्ट में। जो 2 चेम्बर्ड हार्ट है आपकी फिशेस का, उनमें होता है सिंगल सर्कुलेशन। जो 3 चेम्बर्ड हार्ट है उनमें होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, उनमें होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है, उनमें होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और जो 4 चेम्बर्ड हार्ट वाले उनमें होता है डबल सर्कुलेशन। आंसर होगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 46, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, अभी हम बात कर रहे थे और अभी यहाँ पर आ गया। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन आपको किस में मिलता है? जिसमें 3 चेम्बर्ड हार्ट, और 3 चेम्बर्ड हार्ट किसके अंदर है? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। आंसर होगा डी। सिंगल सर्कुलेशन आपको मिलता है उसमें जिसमें 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन आपको मिलता है 3 चेम्बर्ड हार्ट में।
क्योंकि इसमें मिक्स ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करता है, मिक्स ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करता है। आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। बहुत बढ़िया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट को सर्कल करो कि आपसे नॉट पूछा है। हार्ट एक्टोडर्मल है ओरिजिन में, यही गलत है। हार्ट आपका मीजोडर्मल होता है ओरिजिन में, एक्टोडर्मल नहीं होता। ह्यूमन बींग्स में हार्ट कहाँ है? थोरेसिक कैविटी में, दोनों लंग्स के बीच में, स्लाइटली लिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, पर ठीक है, ओके राइट। ह्यूमन हार्ट का साइज बंद मुट्ठी के बराबर होता है, क्लेंच फिस्ट के बराबर होता है, सही बात है, सही बात है, ठीक है। अच्छा, डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग पेरिकार्डियम विद पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रोटेक्ट्स द हार्ट। हार्ट के बाहर पेरिकार्डियम है, डबल मेम्ब्रेन है जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड है, सही बात है। तो इनकरेक्ट आपके पास यही है कि हार्ट एक्टोडर्मल है, बिकॉज हार्ट मीजोडर्मल होता है ना। आंसर क्या होगा? ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन सा ह्यूमन हार्ट के बारे में करेक्ट है? करेक्ट पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ बोथ एट्रिया इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ बोथ वेंट्रिकल। जहां एक पैराग्राफ में डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं ना आपको हार्ट का, वहीं बता रखे बेटा कि अपर दो चेंबर्स एट्रिया हैं जो कि स्मॉल होते हैं, और लोअर दो चेंबर्स वेंट्रिकल हैं जो लार्ज होते हैं। तो वॉल्यूम वेंट्रिकल्स की ज्यादा होती है, याद रखना। दोनों वेंट्रिकल्स की वॉल्यूम दोनों एट्रिया से ज्यादा होती है। आंसर बी होगा। एट्रिया की वॉल्यूम वेंट्रिकल के इक्वल नहीं होती, ज्यादा नहीं होती। अपर चेंबर्स जो है एट्रिया है, और लोअर चेंबर्स वेंट्रिकल्स अपर चेंबर है और एट्रिया लोअर चेंबर है, ये भी गलत है। आंसर बी होगा। आंसर बी होगा कि वॉल्यूम वेंट्रिकल्स की ज्यादा है, वॉल्यूम्स वेंट्रिकल्स की ज्यादा है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 49, बाइकस्पिड वेल्व मिट्रल वेल्व आपको किसके बीच में मिल रहे हैं? आप पढ़ते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व, आप पढ़ते हैं बाइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व आपको मिलते हैं राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, बाइकस्पिड वेल्व आपको मिलते हैं लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। आंसर क्या होगा बेटा? ए। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया रश्मिना, आंसर होगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 50, अब इन्होंने ट्राइकस्पिड बोल दिया, तो ट्राइकस्पिड किस किस के बीच में प्रेजेंट है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। आंसर क्या होगा? डी। ये दोनों बहुत अच्छे से याद रखना, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ये डायरेक्ट पूछा जाता है। ट्राइकस्पिड किसके बीच में है? आपके राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। बाइकस्पिड किसके बीच में? लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। आंसर क्या होगा आपके पास? डी। आंसर डी होगा बेटा, सी नहीं होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 51, कोडा टेंडिनी, ये डायग्राम में बना हुआ है, जो डायग्राम हार्ट का एनसीईआरटी में दिया हुआ है वहां पर ये बना हुआ है। कोडा टेंडिनी फाइब्रस टिश्यू है, किसको कनेक्ट करता है? जो वेल्व है आपका उसको कनेक्ट करता है पेपिलरी मसल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट से, ठीक है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट में मिलेगा। आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 52, वेंट्रिकल्स जो हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, उनकी वॉल थिक होती है एट्रियम के कंपैरिजन में, बिल्कुल सही बात है, थोड़े थिक वॉल्ड होते हैं। क्यों थिक वॉल्ड होते हैं? क्योंकि इनको एट्रिया से ब्लड लेना है इसलिए नहीं, क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड पे है इसलिए नहीं, क्योंकि इनको ब्लड पंप करना है, इनको प्रेशर से जो है ब्लड पंप करना है, इसलिए ये थिक वॉल्ड होते हैं, इसीलिए ये थिक वॉल्ड होते हैं बेटा। आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। बहुत बढ़िया। आगे देखो, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 53, सबसे ज्यादा थिक वॉल किसकी होती है? याद रखना, एट्रियम के कंपैरिजन में वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है, और वेंट्रिकल में भी आपका लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल सबसे ज्यादा थिक होती है, क्योंकि यहां से प्रेशर से ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेशर से पूरी बॉडी में जाएगा, इसलिए सबसे ज्यादा जो थिक वॉल होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है, ठीक है, याद रखेंगे हम इसको। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 54, मैच द फॉलोइंग आ रहा है आपके पास, अलग अलग वेन्स और आर्टरीज की बात की गई है। यहाँ पर अगर देखो दो तरीके की वेना कावा आपको बताइए, एक सुपीरियर वेना कावा और एक इंफीरियर वेना कावा। वेना कावास क्या होती है ना? लार्ज वेन होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है राइट एट्रियम में, है ना, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। सुपीरियर वेना कैवा राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है अपर पार्ट से, और इंफीरियर वेना कावा राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है लोअर पार्ट से। तो ए का आंसर आपके पास एस है और बी का आपके पास आर है। वही मैं पल्मिनरी आर्टरी की बात करूं तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स को, तो यहाँ पी आएगा। और पल्मिनरी वेन की बात करूं तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है लंग से वापस हार्ट में, तो यहाँ पर क्यू आएगा। तो एस आर पी क्यू आंसर होगा आपके पास सी। एस आर पी क्यू आंसर होगा आपके पास सी। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 55, ऑरिजिन ऑफ हार्ट बीट एंड इट्स कंडक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय। आपको पता है आपके हार्ट में एक स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर है, एक नोडल टिश्यू है, कि तभी तो आपका हार्ट सेल्फ एक्साइटेबल होता है ना। तो किस तरीके से उसमें कंडक्शन हो रहा है आपसे पूछ रहे हैं। सबसे पहले आपका पेस मेकर इनिशिएट करेगा एसए नोड में, एसए नोड से इंफॉर्मेशन जाएगी एवी नोड को, एवी नोड से एवी बंडल,
एवी बंडल से बंडल ऑफ हिस और बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर्स। यही है पूरा का पूरा ट्रैकिंग, पूरा का पूरा जो कंडक्शन है वो इसी वे में है ना, इसी वे में। बिल्कुल आंसर होगा डी। वेरी नाइस रिशु, आंसर होगा डी। गुड अदिति। आगे देखो, हार्ट ऑफ हार्ट, चाहे हार्ट ऑफ हार्ट बोला जाए, चाहे पेस मेकर ऑफ हार्ट बोला जाए, चाहे एक्शन पोटेंशियल इनिशिएटर बोला जाए, सब कौन है? सब एसए नोड है। यही एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट करती है जो फिर कंडक्ट होता है पूरे हार्ट के मसल्स में और हार्ट आपका पंप करता है। तो हार्ट ऑफ हार्ट क्या है आपके पास? एसए नोड। हार्ट ऑफ हार्ट क्या है आपके पास? एसए नोड। जो फाइबर्स बेटा दोनों वेंट्रिकल मस्कुलेचर में है हर्ष, वो पुरकिंजे फाइबर्स हैं, वो पुरकिंजे फाइबर्स हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 57, एसए नोड कहाँ पर लोकेटेड है? इसकी बढ़िया से जो डेफिनेशन है वो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द राइट, आपका राइट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में नहीं होता जी, ये राइट एट्रियम में होता है और राइट एट्रियम के भी अपर पार्ट में होता है, अपर पार्ट में होता है एसए नोड। आंसर होगा, आंसर होगा, आंसर होगा डी, अपर लेटरल वॉल ऑफ राइट एट्रियम, अपर लेटरल वॉल ऑफ राइट एट्रियम। आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। बिल्कुल स्मिता। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 58, जो आपका एसए नोड है उसे आप पेस मेकर बोलते हो। क्यों क्यों बोलते हो उसको पेस मेकर? बिकॉज इट कैन चेंज कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी जनरेटेड बाय एवी नोड। नहीं, एवी नोड के अंदर चेंजेस ये नहीं करता, ये जनरेट करता है। इट डिले द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। नहीं, वो भी एवी नोड करता है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। इट गेट स्टिमुलेटेड व्हेन इट रिसीव्स न्यूरल सिग्नल। क्या ये न्यूरल सिग्नल आने पर इनिशिएट करेगा? नहीं, ये खुद कर सकता है। इट इनिशिएट्स एंड मेंटेन्स द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ये बिल्कुल ठीक है, ये खुद इनिशिएट करता है और खुद हार्ट की रिदमिक एक्टिविटी मेंटेन करता है, इसीलिए इसको पेस मेकर बोलते हैं। आंसर होगा डी। ये तो हमने बहुत अच्छे से देख रखा है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 59, ऐसे नोड की आपसे बात करें, वो इंपल्स किस रेट पे जनरेट करता है? हमारी एवरेज हार्ट बीट क्या है? 72 बीट्स पर मिनट। तो जो आपका पेस मेकर है, जो आपका एसए नोड है, वो 70 to 75 बीट्स पर मिनट का जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। आंसर होगा ए, आंसर होगा ए, आंसर होगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 60, जो हार्ट बीट की इंपल्स है वो किसने ओरिजिनेट करी? एसए नोड ने। बेटा आप देख रहे हो बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ रहा है। एक सिर्फ एसए नोड से आपने कितने क्वेश्चन देख लिए यहाँ पे? देखो, पोजीशन पे, कंडक्शन पे हमने 5 क्वेश्चन आपके सामने सीधा सीधा देख लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन सिर्फ इस चीज पर आ सकते हैं कि इनिशिएट कौन कर रहा है? एसए नोड, फिर वो किसके अंदर जा रहा है ना, पेस मेकर उसको बोलते हैं। कितने तरीके के क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं? आंसर होगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 61, रेट ऑफ हार्ट इज डिटरमाइंड बाय। अगेन फिर से क्वेश्चन पूछने का एक नया तरीका, चाहे पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते, हार्ट बीट इनिशिएट बोलते, एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट बोलते, हार्ट का रेट कौन डिटरमाइन करेगा? एसए नोड। फिर से एक और तरीका इस क्वेश्चन को पूछने का। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 62, बंडल ऑफ हिस क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ। बंडल ऑफ हिस भी इसी कंडक्शन पाथवे में आता है, इसी कंडक्शन पाथवे के अंदर आता है। वो क्या है? बंडल ऑफ हिस नोडल टिश्यू है, मस्क्यूलर टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्क्यूलेचर है। तो क्या है बेटा? एक तरीके का मस्क्यूलर फाइबर्स है। एसए नोड, एवी नोड, एवी बंडल, बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजे फाइबर्स, ये सब क्या है? स्पेशल कार्डियक मस्क्यूलेचर है, तो वो मस्क्यूलर फाइबर्स है। अदिति, वेगस नर्व क्या होती है बेटा? आपकी बॉडी की एक लॉन्गेस्ट नर्व है जो पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स करवाती है। आप 2 तरीके की रिस्पॉन्स पढ़ते हो एएनएस में, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अदिति पूछ रही है मैम वेगस नर्व क्या होती है? बेटा वेगस नर्व आपकी लॉन्गेस्ट नर्व है बॉडी की और ये पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स करवाती है। इतना भी आपको नीट लेवल के लिए जानना जरूरी है ना, पूरा डिटेल नहीं देखेंगे कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ जा रही है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 63, अगर हम बात करें बंडल ऑफ हिस की, एवी बंडल की, ये आपको कहाँ मिलेंगे? एसए नोड इन्फॉर्मेशन देता है, एवी नोड, एवी नोड फिर एवी बंडल में ओपन करता है ना। तो हमने पढ़ा है, ऑप्शंस देखो जरा यहाँ पे, कहाँ मिलेगा आपको ये? राइट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में, बोन में या इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। तो ये हमको मिलेगा जी राइट ऑरिकल में, ये हमको मिलेगा राइट ऑरिकल में। आंसर क्या होगा आपके पास? 63 का ए। आंसर क्या होगा आपके पास? 63 का ए। ठीक है, आंसर क्या होगा आपके पास? 63 का ए। अच्छा, आपसे बंडल ऑफ हिस या एवी बंडल पूछा, एवी नोड नहीं पूछा आपसे, एवी नोड नहीं पूछा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपके पास? डी, डी होगा 63 का बेटा, ए नहीं होगा। आंसर क्या होगा इसका? डी होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। अगर आपसे एवी बंडल पूछते तो वो आपके पास लोअर राइट पोर्शन ऑफ दी आपका राइट ऑरिकल में आ जाता है, लेफ्ट लोअर लेफ्ट पोर्शन ऑफ राइट ऑरिकल में आ जाता है। पर आपसे क्या पूछा है? एवी बंडल या बंडल ऑफ हिस पूछा आपसे। तो एवी बंडल, बंडल ऑफ हिस जो है वो थोड़ा सा आप आगे जाओगे, एवी नोड को क्रॉस कर आपको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में मिलेगा। आंसर डी होगा,
आंसर डी होगा। तो अब नोट करो, इसमें आप गलती कर सकते थे इसलिए इसको मार्क करो। इसमें गलती हो सकती थी, इसको हमको याद रखना है कि हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है। हमसे क्या पूछा है, बंडल ऑफ हिस या एवी बंडल पूछा है, एवी नोड नहीं पूछा। बंडल ऑफ हिस या एवी बंडल तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे स्टार्ट होगा और फिर वहीं से पूरे वेंट्रिकल मस्कुलेचर में वो जाता है। तो आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। बढ़िया, आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 64। एट्रिया वेंट्रिकुलर नोड, अब आपसे एवी नोड के बारे में पूछ रहे हैं, ये कहां पर होता है। तो ये कहां पर होता है, ये आपके पास है कौन से ऑरिकल में, ये हमारे पास राइट ऑरिकल में है, राइट ऑरिकल में है। लेफ्ट वाले दोनों ऑप्शन कट कर दो। राइट ऑरिकल के नीचे लेफ्ट कॉर्नर में, लोअर लेफ्ट कॉर्नर में, कहां पर आएगा ये आपके पास, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल। आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। देखो एवी नोड ऑरिकल में है लेकिन एवी बंडल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 65। पुरकिंजी फाइबर्स कहां पर प्रेजेंट है, पूरे वेंट्रिकल मायोकार्डियम में, है ना। एवी बंडल या बंडल ऑफ हिस आपके पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आता है, वहां से दोनों पुरकिंजी फाइबर्स पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में जाते हैं। तो आंसर होगा वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम, आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। आगे देखें बेटा, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 66। कोडा टेंडिनी क्या है। कोडा टेंडिनी फाइब्रस टिश्यू है जो कि आपकी वाल्व से कनेक्ट होती है ना, वाल्व से कनेक्ट होती है और उसको पेपिलरी मसल से जाकर कनेक्ट करती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है उसको इवर्ट नहीं करने देती, उसको वापस ऑरिकल के अंदर नहीं जाने देती। सही बात है, काम क्या है इस कोडा टेंडिनी का कि वो पकड़ के रखेगी उस वाल्व को आपके वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर से, ताकि वाल्व वापस इवर्ट बैक ना कर जाए इन दी ऑरिकल। आंसर होगा बी, आंसर होगा बी, सी नहीं होगा बेटा। कोडा टेंडिनी का काम सेमी ल्यूनर वाल्व्स को ओपन करना नहीं है, सेमी ल्यूनर वाल्व से उनका कोई कनेक्शन ही नहीं होता, कोई कनेक्शन ही नहीं होता, उनका कनेक्शन है एवी वाल्व से, वो उसको इवर्ट बैक नहीं करने देंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 67। इनमें से कौन सा करेक्टली ट्रेस करता है इलेक्ट्रिक इंपल्स दैट ट्रिगर ईच हार्ट बीट। ये सीक्वेंस हम पहले भी देख कर आए हैं, दोबारा आपसे पूछा जा रहा है। देखो आपने इसी क्वेश्चन के अंदर ये सीक्वेंस देखा है, 55 में आपने ये सीक्वेंस देखा है, बस इन्होंने ऐसे नोट की जगह इस बार पेस मेकर लिख दिया, थोड़ा सा चेंज किया ना, थोड़ा सा सीक्वेंस आपके लिए चेंज किया। अच्छा, तो यहाँ पर हमको पता है सबसे पहले पेस मेकर में इनिशिएशन होता है, पेस मेकर एट्रिया के अंदर एक्शन पोटेंशियल देगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आएगा आपके पास वो इन्फॉर्मेशन जाएगी या कंडक्शन होगा एवी नोड में, और एवी नोड फिर वापस कॉन्ट्रैक्शन लेकर आएगा वेंट्रिकल में, और इसी की वजह से थोड़ा सा डिले होता है कॉन्ट्रैक्शन का एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में। सीक्वेंस होगा आपके पास बी, सीक्वेंस होगा आपके पास बी। आंसर क्या होगा, बी, आंसर क्या होगा बी। पेस मेकर पहले एट्रिया में कंडक्शन करवाएगा, फिर एवी नोड को देगा, एवी नोड फिर आगे जाकर वेंट्रिकल्स में कंडक्शन करवाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 68। atrioventricular valve that prevent the backflow leakage of blood from। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कौन से होते हैं बेटा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। ये ब्लड का फ्लो या लीकेज किस में नहीं होने देता, किस से, ये वेंट्रिकल से ऑरिकल में ब्लड वापस नहीं जाने देता, है ना। तो ये वाल्व क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड वापस राइट एट्रियम में नहीं जाने देगा। सही बात है, एट्रियम से वेंट्रिकल में नहीं जाने देगा ये नहीं करता, वेंट्रिकल से एट्रियम में उल्टा नहीं आने देता। एओटा में इसका कुछ लेना देना है नहीं, पल्मिनरी वेन से इसका कुछ लेना देना है नहीं। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, ए, आंसर क्या आएगा आपके पास, ए। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69। हाउ मेनी डबल सर्कुलेशंस आर नॉर्मली कंप्लीटेड बाय द ह्यूमन हार्ट इन 1 मिनट, इन 1 मिनट। बेटा एक बार पूरा डबल सर्कुलेशन होता है, उसे आप एक कार्डियक साइकिल बोलते हो, है ना। जो डबल सर्कुलेशन की बात करें वो आपके पास एक कार्डियक साइकिल है। तो बोल रहे हैं ह्यूमन हार्ट 1 मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल करता है। आपको पता है आपका हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है, उतनी बार कार्डियक साइकिल करता है। क्या आंसर होगा आपके पास, क्या आंसर होगा आपके पास, डी। सिंपल सी चीज पूछने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा दिया गया ताकि आप नेगेटिव करें बस। आपसे कार्डियक साइकिल की जगह डबल सर्कुलेशन बोल दिया गया, और कार्डियक साइकिल देखते ही दिमाग में 0.8 सेकंड आता है, लेकिन आपसे 1 मिनट में पूछा। आपको पता है 0.8 सेकंड में एक साइकिल होती है, 1 मिनट में 72 हो जाएंगी। तो आंसर क्या होगा आपके पास, डी। आंसर क्या होगा आपके पास, डी। बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 70। असर्शन रीजन आ रहा है, ढंग से इसको रीड करो एक बार। इफ यू ट्रेस द पाथ ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड that start in an atriole in the right thumb and leaves the body in exhaled air, the minimum number of capillary beds the molecule encountered is 2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे क्या बोला, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, मतलब एक मॉलिक्यूल है CO2 का, और वो कहां पर है, आपके इस राइट थंब में, मतलब आपकी बॉडी में ब्लड आ चुके हैं, अब इस थंब के टिश्यू के अंदर वो CO2 है। उस CO2 को
आप एक्सहेल करोगे तो CO2 बाहर चली जाएगी। इस CO2 को आपके एक्सहेलेशन तक पहुंचने के चक्कर में कितनी कैपिलरी बेड्स को पास करना पड़ेगा, वो बता रहे हैं कितने हैं, 2। अब आप खुद से सोचो बेटा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थंब से आएगा, सुपीरियर वेना केवा इसको लेकर जाएगी आपके राइट एट्रियम के अंदर लेकर जाएगी, तो पहले एट्रियम वाली यहाँ वाली कैपिलरीज के अंदर इसको आना पड़ेगा, सही बात है, वहां पर आएगा, फिर वो ब्लड में हार्ट में पहुंच जाएगा, एट्रियम, एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से फिर वो किसके अंदर जाएगा, पल्मिनरी आर्टरी, पल्मिनरी आर्टरी से जाएगा लंग्स में, लंग्स में एक बार कैपिलरीज में टूटेगा क्योंकि वहां पर उसको एल्वियोली से एक्सचेंज करना है। तो थंब से लंग्स तक पहुंचने के चक्कर में जहां पर उसका एक्सचेंज होगा 2 बार कैपिलरीज आ जाएंगी, एक बार उसकी खुद की कैपिलरीज जो इस टिश्यू में होंगी, जो वेन्यूल से जुड़कर वेन बनाएंगी, और एक बार लंग्स में कैपिलरीज मिलेंगी। तो बिल्कुल 2 कैपिलरीज, 2 बार कैपिलरी बेड्स का उसको देखने को मिलेगा या इंटरेक्शन होगा, 2 है। रीजन फिर भी हम रीड कर लेते हैं। जो मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, पहले वो एंटर करेगा कैपिलरी बेड इन थंब के कैपिलरी बेड में, बिफोर रिटर्निंग टू राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, हार्ट के एट्रियम और वेंट्रिकल में पहुंचने से पहले कैपिलरी थंब की आ जाएगी, फिर वो लंग्स में जाएगा, लंग्स के अंदर उसको कैपिलरी में जाना पड़ेगा जहां पर वो एल्वियोलस से डिफ्यूजन करेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। यही दोनों चीजें हम लोग पढ़ते हैं, असर्शन रीजन करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, असर्शन रीजन करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर होगा ए, आंसर होगा ए। लैग कर रहे क्या बेटा, लैग कर रहे क्या बच्चे? आंसर होगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 71, कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन कितनी होती है? 0.8 सेकेंड पढ़ा है हमने, याद होना चाहिए। हार्ट के सिस्टोल के टाइम, जब आपका हार्ट सिस्टोल कर रहा होता है तो सिर्फ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? नहीं। सिर्फ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? नहीं। ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स दोनों का कॉन्ट्रैक्शन होता है पर अलग अलग, बिल्कुल, ऑरिकल सिस्टोल अलग होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल अलग होता है। तो आंसर क्या आएगा आपके पास? सी। आंसर क्या आएगा आपके पास? सी, दोनों का अलग अलग कॉन्ट्रैक्शन होता है, आंसर आएगा हमारे पास सी। आगे देखो क्वेश्चन, ओके बेटा, ओके, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 73, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। बिल्कुल सही, पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा से जाएगा बॉडी में, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से, और आपके राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। आंसर होगा ए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखो 74, जब आपका राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करता है तो ब्लड किस में जाता है? अभी आपने देखा पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, वहां से लंग्स में जाएगा। आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। अभी हमने देखा ये स्टेटमेंट, अभी हमने देखा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75, व्हेन वेंट्रिकुलर सिस्टोल अकर्स, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, ऑरिकुलर डायस्टोल कोइंसाइड, दोनों एक टाइम पे होते हैं। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है ऑरिकल डायस्टोल में है, सही बात है, रिलैक्स कर रहा होता है तब आपका ऑरिकल। वेंट्रिकल जब सिस्टोल करता है तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाते हैं, ये बात भी सही है। सेमिल्यूनर वाल्व्स दैट गार्ड्स द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा आर फोर्स्ड टू ओपन, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। सारे ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, आंसर होगा डी, 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 आंसर होगा डी, सारे स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 76, कार्डियक साइकिल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ डैश आना चाहिए बेटा। अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग अकर्स प्रायर टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन and dash percentage of ventricular filling occurs due to atrial contraction। एनसीईआरटी रीड करोगे तो कार्डियक साइकिल शुरू होती है जॉइंट डायस्टोल से, जब पूरा हार्ट रिलैक्स कर रहा है। तो जब पूरा हार्ट रिलैक्स कर रहा है तो आपका उस टाइम एवी नोड, उस टाइम आपका जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है वो बंद होते हैं, वो बंद होते हैं और एट्रिया फिल हो रहा होता है धीरे धीरे, है ना। तो जब आपकी कार्डियक साइकिल चल रही है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन अभी नहीं हुआ, उससे पहले भी एट्रिया में ब्लड फिल होता रहता है 70%। फिर आपका एट्रियल सिस्टोल आता है, वो पुश करता है, वो कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे बचा हुआ 30% का आगे फिलिंग होता है ना। अच्छा हाँ सॉरी, वो एवी नोड जो आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व हैं वो जॉइंट डायस्टोल के टाइम ओपन होते हैं, वो ओपन है तो धीरे धीरे वेंट्रिकल फिल हो रहा है ना। और जब एट्रिया सिस्टोल करता है तो बाकी का 30% भी फिल करता है। तो आंसर क्या होगा? 70-30, पहले 70 बाद में 30, बी। सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, जो भी सी आंसर कर रहे हो गलत कर रहे हो बेटा। 30-70 नहीं, 70-30। ऐसा नहीं है कि पहले सिर्फ 30 फिल होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन से 70 जाता है, नहीं। पहले डायस्टोल के टाइम 70% वेंट्रिकल फिल हो चुका होता है ब्लड से, 30% एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन से भेजता है। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कॉन्ट्रैक्शन से कितना? 30%, इसको याद रखना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 77। अच्छा,
आपसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डू नॉट अकर ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, डू नॉट पूछ रहे हैं, डू नॉट पूछ रहे हैं, इसको सर्कल कर लो ताकि सिली मिस्टेक ना हो। इनमें से कौन सा जॉइंट डायस्टोल के टाइम नहीं होता? अच्छा, चारों चेंबर्स रिलैक्स होते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व ओपन होते हैं, एक्शन पोटेंशियल एसए नोड से एवी नोड पे जाएगा रिलैक्स टाइम पे, रिलैक्स कंडीशन में, या जॉइंट डायस्टोल के टाइम, जॉइंट डायस्टोल के टाइम ये कंडक्शन नहीं हो रहा है। ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स एंड वेना कावा flows into the left and right ventricle respectively through the left and right atria। ये बात भी ठीक है, पल्मोनरी वेन जो है वो ब्लड दे रही है राइट वेंट्रिकल को, नहीं वेना कावा ब्लड दे रही है राइट वेंट्रिकल को। अच्छा, थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, सही है। पल्मोनरी वेन ब्लड देता है लेफ्ट एट्रिया को, जहां से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। वेना कावा ब्लड देती है राइट एट्रिया को, जहां से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो जो इनकरेक्ट है ना वो 3 है, क्योंकि उस टाइम कोई भी कंडक्शन नहीं हो रहा, सब रेस्ट कर रहे हैं, तो कोई भी कंडक्शन नहीं हो रहा, कुछ भी एक्शन पोटेंशियल आगे नहीं जा रहा। आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 78। डायग्राम आपको दिखा रखे हैं कार्डियक साइकिल के, आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है, करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है। तो पहला सीक्वेंस में क्या है, दोनों तरफ से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट और लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा, वहां से वो जाएगा राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, वहां से फिर वो जाएगा पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी में। तो आंसर क्या होगा 213, 213। पहले डायस्टोल है, फिर एट्रियल सिस्टोल है, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल है ना। तो आंसर क्या होगा 213, 213 सी होगा, सी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 79। कार्डियक आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय, कार्डियक आउटपुट मतलब कितना ब्लड रिलीज हो रहा है 1 मिनट में आपके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन से। तो वो हार्ट रेट पर भी डिपेंड करता है, वो स्ट्रोक वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है। आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम आपको कार्डियक आउटपुट देता है। आंसर होगा डी, आंसर होगा डी, 79 का डी। आगे देखो, द अमाउंट ऑफ ब्लड टू बी पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, बेटा पर मिनट पूछा आपसे। एक कार्डियक साइकिल के अंदर जो वेंट्रिकल ब्लड पंप आउट करता है वो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। एक मिनट में जितना ब्लड आउट आता है दैट इज योर कार्डियक आउटपुट, है ना, याद रखना। अगर आपसे 1 मिनट पूछ लिया, पूरे 1 मिनट में जो ब्लड पंप आउट हो रहा है दैट इज कार्डियक आउटपुट, दैट इज कार्डियक आउटपुट। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 81। कार्डियक साइकिल के टाइम ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट 70 ml ऑफ ब्लड, उसको आप क्या कहते हो, स्ट्रोक वॉल्यूम। एक कार्डियक साइकिल में जो ब्लड पंप आउट होता है जो 70 ml है वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। पूरे 1 मिनट में जो होता है वो कार्डियक आउटपुट है, ठीक है, याद रखना है। आगे देखो, एक आरबीसी है, इट एंटर्स द राइट साइड ऑफ द हार्ट, पासेस बाय और थ्रू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। किस किस से पास करेगा? आरबीसी, ब्लड की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ब्लड की बात हम लोग कर रहे हैं। अब आप क्या कह रहे हो इसके अंदर कि ब्लड आया राइट साइड में, राइट साइड में आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। किस किस को पास करता है, किस किस को पास करता है? तो सबसे पहले उसको दिखेगा एकदम अपर कॉर्नर पे उस राइट एट्रियम के, है ना, अपर लेफ्ट साइड पे उसको दिखेगा एसए नोड। तो सबसे पहले उसको दिखेगी एक एसए नोड, एसए नोड से फिर पूरा का पूरा राइट एट्रियम है, पूरा राइट एट्रियम है। जब राइट एट्रियम एकदम एंड हो रहा होता है ना, तो लोअर राइट कॉर्नर पे उसी लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे उसी के अंदर आपको क्या मिलती है, एवी नोड। एवी नोड इन्होंने यहाँ पर हमको नहीं दे रखा, लेकिन एवी वैल्व, क्योंकि एट्रियम इसे पास होगा तो एवी वैल्व, वहां से वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से जब वो पल्मोनरी आर्टरी से आ रहा होगा तो उसको सेमील्यूनर वैल्व मिलेगी। तो आंसर क्या होगा, डी, डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 83। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट विच इज 5 लीटर पर मिनट। 500 ml नहीं, 72 ml नहीं, 70 ml नहीं, 5 लीटर पर मिनट। कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर पर मिनट। आंसर क्या होगा, ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 84। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? नोट को सर्कल करो ताकि हम गलती ना करें। कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट इज मच हायर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी मैन। बिल्कुल, एथलीट्स का कार्डियक आउटपुट ज्यादा होता है। इन ईच मिनट अ सिंगल कार्डियक साइकिल इज परफॉर्म। गलत बात है, 1 मिनट में 72 टाइम्स कार्डियक साइकिल हो जाती है। 0.8 सेकंड में एक कार्डियक साइकिल होती है, ये गलत है। कार्डियक साउंड्स का क्लिनिकल डायग्नोस्टिक में बहुत सिग्निफिकेंस है। स्टेथोस्कोप से और क्या सुनते हो, कार्डियक साउंड्स ही तो सुनते हैं, लबदा भी तो सुनते हैं। कार्डियक साइकिल जो है इंक्लूड्स ऑरिक्यूलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल। बिल्कुल सही बात है, बाकी सारे स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ये गलत है बेटा, बी गलत है। आंसर होगा बी। बहुत बढ़िया। आगे देखो
पहला कार्डियक साउंड जो लब हमको सुनता है वो क्यों क्यों सुनता है? जब आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल में जाता है तो आपके दोनों ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाते हैं, एवी वाल्व बंद हो जाते हैं, वहां से लब साउंड आती है। तो लब साउंड इज बाय क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, इट इज बाय क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर सेकंड कार्डियक साउंड? डब के बारे में आपसे पूछ रहे हैं और आपको रॉन्ग बताना है। सेकंड हार्ट साउंड को डब कहते हैं, जी हाँ डब कहते हैं। ये कब बनती है? जब सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज होते हैं, बिल्कुल जब सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज होते हैं, वेंट्रिकल डायस्टोल में जाता है तो आपका सेमिल्यूनर वाल्व वापस से क्लोज हो जाते हैं तो आपको डब साउंड सुनाई देती है। ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है, ये बिल्कुल क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है, क्लिनिकली नॉन सिग्निफिकेंट गलत हो जाएगा। दोनों ही साउंड्स लब और डब क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हैं। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। आगे देखो, फिर से आपके पास एक असर्शन रीजन आ रहा है यहाँ पे। द AV node delay the electrical impulse moving from the SA node and the atria to the ventricles. AV node delay कर रहे हैं इलेक्ट्रिक इंपल्स को फ्रॉम SA node एंड एट्रिया टू वेंट्रिकल। सही बात है, इसलिए एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में डिले आ जाता है। सही बात है। दिस डिले अलाउज द एट्रिया टू एम्प्टी कंप्लीटली, फिलिंग वेंट्रिकल्स फुल्ली बिफोर दे कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए तो पहले जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो पूरा का पूरा ब्लड वेंट्रिकल में अच्छे से डाल देता है, और फिर वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तब वो पूरा फिल्ड होता है। तो वो स्पेस इस चीज में मदद करता है। क्या डिले है? हाँ जी है। क्यों है ये डिले? ताकि टाइम मिल जाए एट्रिया को वेंट्रिकल को पूरा फिल करने के लिए। तो ये करेक्ट है बेटा, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ये करेक्ट है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर ए होगा। आगे देखो 88, फिर से असर्शन रीजन आ रहा है आपके पास। आफ्टर एक्सरसाइजिंग रेगुलरली फॉर सेवरल मंथ्स, अगर आप बहुत टाइम तक के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाता है, बट आर कार्डियक आउटपुट एट रेस्ट इज अनचेंज्ड। जब आप बहुत लंबे टाइम के लिए हार्ट एक्सरसाइजेस करते हो तो आपकी बॉडी को इस चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि कम नंबर ऑफ हार्ट बीट्स में भी ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड आपको दिया जाए, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है ऑक्सीजन की। तो अगर बेटा कोई भी इंसान बहुत लंबे टाइम के लिए एक्सरसाइजेस करता है तो उसका हार्ट रेट कम हो जाता है ना। लेकिन हर पंप में, हर वेंट्रिकुलर पंप में अमाउंट ऑफ ब्लड या स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट पूरी करनी है ना। तो ये सही बात है, तो ये सही बात है। लेकिन ये कह रहे हैं कार्डियक आउटपुट चेंज नहीं होता, क्योंकि कार्डियक आउटपुट क्या है बेटा? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब आप क्या कह रहे हो? हार्ट रेट कम होता है लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है, तो ओवरऑल कार्डियक आउटपुट चेंज नहीं होगा। सही बात है, कार्डियक आउटपुट चेंज नहीं होता, हार्ट रेट कम हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है ना। कम हार्ट रेट में आपकी रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन देखो, रीजन क्या दिया आपको? हार्ट लाइक एनी अदर मसल बिकम स्ट्रॉन्गर थ्रू रेगुलर एक्सरसाइज। सही बात है। जो स्ट्रॉन्गर हार्ट होगा उसका स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा नहीं, उसका स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। डिक्रीज इन हार्ट बीट ठीक है, बट स्ट्रोक वॉल्यूम कम नहीं होता। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। आंसर क्या होगा? सी। असर्शन सही है, रीजन गलत है, आंसर होगा सी। ठीक है, सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 89, बढ़िया क्वेश्चन था बेटा, इसको मार्क कर लो। अच्छा क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला था। डायरेक्ट एनसीईआरटी में इसका कोई एक्सप्लेनेशन दिया नहीं हुआ, पर ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 89, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पे आ गए आप लोग। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसका मेजर करता है? हार्ट रेट का, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आपको बताता है, या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट? ईसीजी आपको हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताता है। ईसीजी आपको हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताता है, कब कौन सा पार्ट कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है उसको इलेक्ट्रिकल वेव्स की फॉर्म में आपको बताता है। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? फॉल्स को सर्कल करो ताकि हम गलती ना करें। गलत पूछा है आपसे। ईसीजी की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, बिल्कुल है, ईसीजी टेस्ट करवाते हैं इसीलिए डॉक्टर। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, इट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चेंज ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में होने वाले चेंजेस को उस रिकॉर्डिंग में आपको दिखाया जाता है। जी हाँ। To obtain a standard ECG, a patient is connected to the machine with 3 electrical electrodes, one to each wrist and one to left ankle। बिल्कुल सही बात है। ECG रिपोर्ट लेने के लिए आप दोनों रिस्ट पर एक एक इलेक्ट्रोड और एक आपके लेफ्ट एंकल पे लगाया जाता है। नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, नहीं मेडुला रेगुलेटेड है, इंट्रिंसिक रेगुलेटेड नहीं है ना। तो आंसर डी होगा, आंसर डी होगा, बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91। अब आपसे अलग अलग वेव, ईसीजी में आप 3 वेव पढ़ते हो, एक पी वेव होती है, क्यूआरएस वेव होती है, एक टी वेव होती है। सबसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है, सबसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। अगर मैं बोलूं पी वेव, तो सबसे पहले पी वेव आपको क्या दिखाती है? एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या आएगा आपके पास? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया।
एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, एट्रियल सिस्टोल बोल सकते हैं, एट्रियल डीपोलराइजेशन बोल सकते हैं, सबका मतलब एक ही है। तो आंसर क्या होगा? डी। फिर देखो आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यानी वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। तो आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए। फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं? टी वेव, सीक्वेंस से तीनों आपको रिवाइज करवा दिया। पी वेव एट्रिया डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस वेव वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और टी वेव में वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, वेंट्रिकल रिलैक्स करता है यानी रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल रिलैक्स करता है यानी रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। आंसर क्या होगा बेटा? बी। आंसर क्या होगा बच्चे? बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 94, द बिलो फिगर इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईसीजी। आपको एक स्टैंडर्ड ईसीजी दे रखा है और आपको मार्क करना है। सेम चीज पूछने का अलग तरीका, देखो और सॉल्व करो और कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना यहीं पे। सबसे पहले आपके पास आ रही है पी वेव। पी वेव एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, पी वेव एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है। क्यूआरएस आपके पास वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। टी वेव आपके पास वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होता है जिसमें वेंट्रिकल रिलैक्स करता है। तो आंसर क्या है? 213। आंसर होगा सी। आंसर होगा सी, 213 आंसर होगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 95, फिर से आपके पास मैच द फॉलोइंग आ रहा है। काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन अ गिवन टाइम पीरियड। आप ईसीजी देखते हो, उसमें आप क्यूआरएस काउंट करते हो। क्यूआरएस आपको क्या बताता है? आपको बताता है बेटा हार्ट बीट के बारे में। जितनी क्यूआरएस वेव उस उतना आपका उतनी बार आपका हार्ट बीट किया है, तो आप इससे हार्ट बीट के बारे में पता लगा सकते हो। पोटेंशियल जनरेटेड बाय रिकवरी ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम द डीपोलराइजेशन स्टेज, है ना। तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन आ गया, यानी कि टी वेव की बात हो रही है। वेंट्रिकल रिलैक्स, टी वेव की बात हो रही है। आप चेस्ट एरिया से मल्टीपल लीड्स, यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स हैं बेटा, है ना। 2 इलेक्ट्रोड्स रिस्ट में और एक लेफ्ट एंकल पे लगाते हो। अगर आप मल्टीपल लीड्स अटैच कर रहे हो चेस्ट रीजन में, तो आपको एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन मिल जाएगा। तो आंसर क्या है? 231, 231। अच्छा, यहाँ पर डीई भी दे रखा है। डीई हमारे पास मैच नहीं है पर ऑप्शन में दे रखा है, तो कोई बात नहीं, आप ए बी सी से आंसर कर दो। 231, 231 आपके पास एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर ए हो जाएगा। एनीवे आंसर ए हो जाएगा क्योंकि वो एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द पल्मोनरी सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। पल्मोनरी, अब डबल सर्कुलेशन आ गया। डबल सर्कुलेशन में आप 2 चीजें पढ़ते हो, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, है ना। पल्मोनरी सर्कुलेशन में आप क्या पढ़ते हो? जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग में, और लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आएगा आपके लेफ्ट ऑरिकल में। ये होता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में आपके आपके राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में, और लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है आपके लेफ्ट ऑरिकल में। आंसर होगा सी। आंसर होगा सी। आंसर होगा सी। ए नहीं होगा रिशु, सी होगा बेटा, सी होगा, सी होगा, सी होगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड का पंप होना, पूरी बॉडी के अंदर जाना ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का बॉडी से वापस आना कहां पर? आपके राइट ऑरिकल में। ये सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जाना टिश्यूज में, और टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का वापस आना राइट ऑरिकल में। आंसर होगा डी। आंसर होगा डी, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 98, आपको ब्लड वेसल्स दी हुई है। चूज द करेक्ट पाथ दैट लिस्ट द ब्लड वेसल्स इन ऑर्डर ब्लड passes through them as it leaves the heart and travels to tissues and return to heart। सारी ब्लड वेसल्स का सीक्वेंस देना है। हार्ट को छोड़ के हार्ट लीव करेगी जो ब्लड वेसल्स से लेकर वो जो हार्ट के अंदर वापस आएगी, पूरा का पूरा सीक्वेंस आपको बताना है। तो बेटा हार्ट से लीव करती है एओर्टा, ये तो हमको पता है। सिस्टमिक आर्टरी में सबसे पहले जो हार्ट को लीव करती है वो एओर्टा। ठीक है, एओर्टा टूटती है बेटा आर्टरीज में। मान लेते हैं किसी टिश्यू में गई, किसी मसल में गई, तो सबसे पहले वो मसल की आर्टरी में ब्रेक करेगी, तो डी। आर्टरीज से जो छोटी होती हैं वो आपके पास होती हैं आर्टरियोल्स, वो ब्रेक करती हैं आर्टरियोल्स में। आर्टरियोल्स ब्रेक करती हैं कैपिलरीज में, कैपिलरीज में। फिर कैपिलरीज अब जुड़ने लगेंगी क्योंकि अब कैपिलरीज में एक्सचेंज हो जाएगा। एक्सचेंज होने के बाद ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया, तो पहले कैपिलरीज जुड़कर वेन्यूल्स बनाती हैं, वेन्यूल्स कंबाइन कर कर वेन बनाती है, वेन कंबाइन कर कर वेना कावा बनाती है, जो यहाँ लिखा नहीं हुआ, और फिर वेना कावा वापस आपके हार्ट में आती है। एओर्टा टूटी आर्टरीज में, आर्टरीज आर्टरियोल्स में, आर्टरियोल से कैपिलरी, कैपिलरी में हुआ एक्सचेंज, कैपिलरीज जुड़ी वेन्यूल्स, वेन्यूल्स जुड़े वेन, वेन जुड़ता है वेना कावा। सीक्वेंस क्या होगा आपके पास? सी डी ए बी एफ ई,
आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 99। आपको 2-3 डायग्राम दे रखे हैं, एक्स वाई जी, और आपको पहचानना है। बेटा ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो पहली बात तो हमको ही वैसे ही आना चाहिए। दूसरा, आप इसको कैसे पहचान सकते हो? ल्यूमन से। ये जो अंदर आपको ल्यूमन दिख रहा है, अंदर आपको ल्यूमन दिख रहा है, अगर ल्यूमन वाइड है तो वो वेन है, अगर ल्यूमन नैरो है तो वो आर्टरी है। तो इसका ल्यूमन छोटा है तो ये आर्टरी है, इसका ल्यूमन बड़ा है तो ये वेन है, और ये आपके पास कैपिलरी है, तो आंसर होगा ए। आंसर होगा ए। आपको पता है आर्टरीज आपकी थिक वॉल्ड होती हैं, थिक वॉल्ड हैं, जिसकी वजह से उनका ल्यूमन छोटा होता है, जिसकी वजह से उनका ल्यूमन छोटा होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा आपके पास? ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 100, सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है? पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देंगे, तो इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, एसेंशियल सब्सटेंसेस टू टिश्यूज। बिल्कुल सही बात है। इट टेक्स CO2 एंड हार्मफुल सब्सटेंस अवे फ्रॉम एलिमिनेशन। सही बात है, ये भी सही बात है। फिर वो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट पे लेके जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। बेटा आपका न्यूट्रिएंट्स जाएगा भी टिश्यू को, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस भी जाएगा। आंसर होगा बोथ ए एंड बी। आगे देखो 101, ब्लड सर्कुलेशन विच स्टार्ट्स एंड एंड्स इन कैपिलरी। एक स्पेशल तरीके का सर्कुलेशन होता है जो कैपिलरीज से शुरू हुआ और कैपिलरीज में ही खत्म हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। दो तरीके का पोर्टल सर्कुलेशन हम लोग पढ़ते हैं, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। मैमल्स में हम एक और पढ़ते हैं, हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, है ना, वो हम मैमल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसको बोलते क्या है? पोर्टल सर्कुलेशन। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं? वैस्क्यूलर कनेक्शन बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर। अब क्या होता है, आपकी आर्टरी पहुंचती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है, कैपिलरीज में टूटती है, वो कैपिलरीज वेन्स में जाने की बजाय कहाँ जाते हैं? लिवर में। तो इसी कनेक्शन जो एक कैपिलरी से दूसरी कैपिलरी में जाता है, इसको आप क्या बोलते हो? पोर्टल सिस्टम। और वो पोर्टल सिस्टम जिसमें लिवर है, तो इसको आप क्या बोलोगे? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। वो पोर्टल सिस्टम जिसमें लिवर आ गया तो वो क्या है? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। आंसर क्या होगा? बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 103, हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम डैश, डैश होना चाहिए बेटा, फ्रॉम डैश टू डैश बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। अभी बताया मैंने आपको जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में कि ब्लड इंटेस्टाइन से सीधा लिवर में जाता है, वेन्स में जाने की बजाय। सिस्टमिक सर्कुलेशन के वेन्स में जाने की बजाय इंटेस्टाइन से वो ब्लड पहले लिवर में जाता है। तो आंसर क्या होगा आपके पास? सी। आंसर क्या होगा आपके पास? सी, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 104, एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम है ब्लड वेसल्स का जो हमारी बॉडी में है, एक्सक्लूसिवली फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द। कोरोनरी सिस्टम का क्या काम है? कोरोनरी सिस्टम, कोरोनरी सर्कुलेशन किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? हाँ अदिति, जो डायरेक्ट लिवर के लिए वो हिपैटिक सर्कुलेशन है। मान लो अगर मैं बोलूं हार्ट से ब्लड सीधा लिवर के पास आया, वो हिपैटिक सर्कुलेशन का फिर पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, हम क्या कह रहे हैं? कोरोनरी सिस्टम किसके लिए? हार्ट के लिए। बेटा आपकी हार्ट को, हार्ट पूरी बॉडी को ऑक्सीजन दे रहा है, हार्ट की मसल्स को भी तो चाहिए ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, तो हार्ट के लिए जो पूरा सिस्टम है वो कोरोनरी सिस्टम है। आंसर होगा डी। आगे देखो फिर से आपके पास एक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल असर्शन रीजन आया, ढंग से रीड करते हैं। The heart of a normally developing human fetus has a hole between left and right atrium. लेफ्ट और राइट एट्रियम के बीच में एक होल है, और उस होल की वजह से जो बर्थ से पहले फिल नहीं हुआ वो था वहां पे, है ना। अगर मैं उसको किसी सर्जरी से उस होल को करेक्ट ना करूं तो ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाएगा। सही बात है बेटा, क्यों? क्योंकि आपके राइट ऑरिकल और आपके लेफ्ट ऑरिकल, एक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो मिक्स हो जाएगा। तो जो ब्लड आपकी पूरी बॉडी में जाएगा उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होगा, वो मिक्स सा होगा, तो ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, सोच के देखो, अगर राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में होल हुआ तो मिक्स ब्लड जाएगा बॉडी में। अच्छा, इन दिस केस सम ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड रिटर्न टू राइट एट्रियम, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में चला जाएगा। फ्रॉम द सिस्टमिक सर्किट वुड मिक्स द ऑक्सीजन रिच ब्लड इन लेफ्ट एट्रियम। तो आपके लेफ्ट एट्रियम में अब ब्लड मिक्स हो चुका है, वही पूरी बॉडी में जाएगा, वही पूरी बॉडी में जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये आपका कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज है बेटा, ये आपका कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज है जो फीटस में ही ये होल ऑलरेडी प्रेजेंट है। दोनों एकदम करेक्ट है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर होगा ए। रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर होगा ए। बिल्कुल रश्मिना, रीशु एकदम सही। आंसर क्या होगा आपके पास? ए। आंसर क्या होगा आपके पास? ए। शुभजीत, ये तो आप खुद बताओ। शुभजीत पूछ रहे हैं कि यूरिया किस में ज्यादा होगा, रीनल वेन में ज्यादा होगा या हिपैटिक पोर्टल वेन में ज्यादा होगा? अभी आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे, आपको क्या लगता है, हिपैटिक में वेन में ज्यादा होगा या आपकी रीनल वेन में ज्यादा होगा? अब खुद एक बार ये बात सोच लो जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लिवर में बनेगा,
नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया में वहां पर कन्वर्ट होता है और किडनी में फिल्ट्रेशन होता है, तो बताना जरूर इसका। ये जो हाइपोफिजियल सर्कुलेशन है अनन्या, ये आपके हाइपोथैलेमस में होती है। हाइपोथैलेमस में इसी सर्कुलेशन से हॉर्मोन्स आते हैं आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, अभी इसको कर लो, अभी पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ऋषभ कह रहे रीनल वेन, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि किस में यूरिया ज्यादा होगा, रीनल वेन में होगा या हिपैटिक वेन में होगा, सोच के बताना जरा। ठीक है, अच्छा आगे देखो, देयर इज अ लो वेलोसिटी ऑफ अ ब्लड फ्लो इन दी कैपिलरीज। अच्छा, ब्लड कैपिलरीज में कम वेलोसिटी से फ्लो करते हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है। वेलोसिटी बहुत कम होती है कैपिलरीज में, क्योंकि वहां पर टोटल सेक्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। एकदम करेक्ट है और एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आप याद रखना बेटा। जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा ना, वहां पर स्पीड ज्यादा होती है। जैसे आपकी आर्टरीज, आर्टरीज में छोटा ल्यूमेन है, सेक्शन क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, वहां पे स्पीड से ब्लड जाता है। कैपिलरीज में क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, तो वहां पर आपका जो ब्लड है वो धीरे धीरे जाता है, और जाना भी जरूरी है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि कैपिलरीज से ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होते हैं आपके टिश्यू में। अब क्योंकि वहां पर वेलोसिटी धीरे होती है तो एक्सचेंज ईजी हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है और बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आंसर ए होगा, आंसर ए होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 107, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन हमें, कार्डियक सेंटर लाइज इन, कार्डियक रेगुलेशन का सेंटर कहाँ है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। इनवॉलेंट्री एक्शंस, कार्डियक हार्टबीट को कौन रेगुलेट करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 108, कार्डियक सेंटर कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शंस थ्रू, किससे रेगुलेट करता है कार्डियक सेंटर, सिंपैथेटिक से भी पैरासिम्पैथेटिक से, दोनों से। दोनों किसके अंदर आती है बेटा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक से हार्ट बीट इंक्रीज होती है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, पैरासिम्पैथेटिक से डिक्रीज होता है, दोनों एएनएस में आते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आगे देखो 109, न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व पार्ट ऑफ एएनएस इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट बिकॉज ऑफ, हम कह रहे हैं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कार्डियक आउटपुट बढ़ा देता है। क्यों? क्या वो हार्ट बीट इंक्रीज करता है? जी हाँ, हार्ट रेट इंक्रीज करता है। क्या वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ाता है? बिल्कुल। इससे स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाती है और इससे हार्ट रेट बढ़ जाती है, तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। आंसर होगा बोथ ए एंड बी, दोनों चीजें एकदम ठीक है। कार्डियक आउटपुट क्यों बढ़ा, हार्ट रेट भी बढ़ा और स्ट्रेंथ भी बढ़ा मस्कुलेचर का, स्ट्रेंथ भी बढ़ा मस्कुलेचर का। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 110, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल डिक्रीज कार्डियक आउटपुट बाय, पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या है, कम करना, इसी में आपकी वेगस नर्व आती है बेटा। ये क्या करता है, हार्ट रेट को कम करता है, हाँ जी कम करता है। ये एक्शन पोटेंशियल की कंडक्शन स्पीड को भी कम कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट स्पीड कम हो जाती है ना। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर सी होगा, बोथ होगा। वेरी नाइस, आंसर सी होगा, बोथ होगा। ठीक है, अच्छा आगे देखो, हार्ट बीट इंक्रीज, हार्ट बीट कब इंक्रीज होती है, सिंपैथेटिक नर्व से इंक्रीज होती है, जी हाँ। वेगस नर्व या पैरासिम्पैथेटिक से इंक्रीज होगी, कभी भी नहीं। वेगस नर्व याद रखना डिक्रीज करने का काम करती है। एड्रीनलिन जो एड्रिनल मेडुला सिक्रीट करता है उससे हार्ट बीट इंक्रीज होती है, बिल्कुल। एड्रिनलिन रश भी, जब एड्रिनलिन रश होता है फाइट और फ्लाइट के टाइम, तब भी हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, तो एकदम सही बात है, ए और सी दोनों करेक्ट है, ए और सी दोनों करेक्ट है, आंसर होगा डी, आंसर होगा डी, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 112, एडल्ट में नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। अब देखो कितना, आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने 80/120 भी दिया, इन्होंने 120/80 भी दिया, और पहला ऑप्शन ही दिया ताकि आप सिली मिस्टेक करो, आंसर सी होगा। पहला ऑप्शन ही दिया ताकि आप सिली मिस्टेक करो बेटा, आंसर सी होगा 120/80। पहले सिस्टोलिक प्रेशर लिखते हैं फिर डायस्टोलिक प्रेशर लिखते हैं, याद रखना। पहले सिस्टोलिक प्रेशर लिखते हैं फिर डायस्टोलिक प्रेशर लिखते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर 120 डायस्टोलिक प्रेशर 80 है, आंसर होगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 113, नॉर्मली जो बीपी है वो 120/80 रहता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें 120 कौन सा प्रेशर है, 80 कौन सा प्रेशर है, 120 सिस्टोलिक है और 80 आपका डायस्टोलिक है, बी। 120/80, 120 सिस्टोलिक, पहले सिस्टोलिक फिर आपके पास डायस्टोलिक, आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। आगे देखो, आगे देखो 114, इनमें से कौन सा ब्लड प्रेशर हाइपर टेंशन बताएगा, मतलब हाई ब्लड प्रेशर बताएगा। 120/80 तो नॉर्मल है, 80/120 आप बताते नहीं हो, वैसे भी 80 कम हो गया है ना। 140/90 बेटा, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन, 140/90, 140/90, आंसर सी होगा, आंसर सी होगा, आंसर सी होगा, है ना, बिल्कुल। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 115, मैच द फॉलोइंग आ रहा है आपके पास। हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर मतलब हार्ट इनफ ब्लड पूरी बॉडी को नहीं दे पा रहा, इफेक्टिवली पंप नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो हार्ट फेलियर क्या है, हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली। कार्डियक अरेस्ट क्या है, सीधा आपका हार्ट बीट ही नहीं करता, कार्डियक अरेस्ट डायरेक्ट डेथ होती है बेटा, उसके अंदर हार्ट ने बीट करना ही बंद कर दिया, इंस्टेंटेनियसली बंद कर दिया। ठीक है, हार्ट अटैक क्या होता है,
हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाती हैं। इनफ ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाती हैं, हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाती हैं, ये आपका हार्ट अटैक होता है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज दूसरा नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस का, जिसमें ब्लड वेसल्स में कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, फैट के डिपोजिशन की वजह से कम ऑक्सीजन मिल पाएगा, है ना, कम ब्लड का फ्लो हो पाएगा, क्लॉट जमा होने के चांसेस है, ठीक है। एंजिना पेक्टोरिस क्या है, वेरी सीवियर वेरी एक्यूट पेन होता है चेस्ट में, इनएडिकेट ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से, कम ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से चेस्ट पेन होना। कीवर्ड क्या है, चेस्ट पेन, एंजीना पेक्टोरिस का। तो आंसर बताओ क्या होगा, 4 5 1 3 2, 4 5 1 3 2, 4 5 1 3 2, ये तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास कोई भी, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है हमारे पास। अब क्या करें, ई ऑप्शन बना ले, एक ई ऑप्शन बना लो, 4 5 1 3 2, ये उल्टा लिख दिया, 1 इधर और 3 इधर लिखना था, तो ये आंसर हो जाता, आंसर ही होगा, आंसर ही होगा। डी कैसे होगा बेटा, पहला 4 है, पहला 4 है, पहला 5 नहीं है ना, पहला 5 नहीं है ना, पहला 4 है ऋषु, डी कैसे होगा बेटा। आगे देखो 116, इट इज ऑफन रेफर्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस, जो ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है, दैट सप्लाई ब्लड टू हार्ट मस्कुलेचर। इट इज कोज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू, मेकिंग द ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज नैरोअर। इन चीजों के डिपोजिशन की वजह से आर्टरी का ल्यूमेन छोटा हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस में यही होता है, हाँ जी यही होता है। ये सारे फैक्ट किसके हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ये देखो CAD आपने यहाँ पर भी देखा था, कोरोनरी आर्टरी डिसीज ही दूसरा नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस का। आंसर होगा डी, आंसर होगा ए, आंसर होगा ए। हाँ, ई ऑप्शन बनाना पड़ेगा शेखर, यहाँ पर ई ऑप्शन बनाना पड़ेगा बेटा। ऊपर कहाँ है दिवाकर, उल्टा लिखा हुआ है, 5 और 4, 4 5 होना चाहिए ना, और 1 3 1 भी नहीं है, 1 3 2 है, 1 1 6 के ऊपर देख लिया दृष्टि हमने। अच्छा तुम्हें मीम सोच रहे हैं हम यहाँ पर, ऊपर देखो मैम, ऊपर देख लिया बेटा, ये ऑप्शन कहाँ करेक्ट है मुझे बताओ, डी कहाँ करेक्ट है, खुद सोचो, करेक्ट है क्या डी। पहला 4 है, फिर 5 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 2 है, सही नहीं है ना वो। अच्छा 117 देखो, नाइट्रोग्लिसरीन रिलीव चेस्ट पेन कोज बाय नैरोइंग ऑफ कार्डियक आर्टरीज, कार्डियक आर्टरीज के नैरो होने से इन एडिकेट ब्लड सप्लाई से जो चेस्ट पेन होता है उसको रिलीव करने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन दे देते हैं, क्यों, ऐसा क्यों। द चेस्ट पेन रिजल्ट्स फ्रॉम इन एडिकेट ब्लड फ्लो इन कोरोनरी आर्टरीज, सही बात है। वैसोडाइलेशन प्रमोटेड बाय नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोग्लिसरीन में नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, थोड़ा डायलेट कर देता है आपके ब्लड वेसल को, जिसकी वजह से हार्ट की मसल्स को थोड़ा ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा और आपको पेन में एक बार के लिए रिलीफ मिलेगा। पेन हो क्यों रहा है, क्योंकि इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो आप नाइट्रोग्लिसरीन दोगे, उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड है, वो थोड़ा वैसोडाइलेशन करेगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा तो आपको थोड़ा सा पेन में आराम आएगा। तो दोनों करेक्ट है और बिल्कुल करेक्ट रीजन है। अभी आपकी एनसीईआरटी में नहीं है नाइट्रोग्लिसरीन वाली चीज, तो इसको यहीं पे याद कर लो, है ना, कि उनको नाइट्रोग्लिसरीन आप दे सकते हो, उन पेशेंट्स को नाइट्रोग्लिसरीन आप दे सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पर पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, बहुत बढ़िया, ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो रही है। आपने सर के साथ चिंटू नोट से भी ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑलमोस्ट कर लिया और काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए। यहाँ पर आप एनसीईआरटी भी बार बार रिवाइज कर रहे हो, है ना, एनसीईआरटी भी बार बार रिवाइज कर रहे हो बेटा, मैं डिटेल में बताऊंगी ना, आपको बिना डायग्राम के भी नहीं बता सकती यहाँ पर, है ना। अच्छा तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। मुझे एक तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताओगे यूरिया किसमें ज्यादा है, हिपैटिक वेन में या रीनल वेन में, ठीक है, ये मुझे बताना। और दूसरा अपना मार्क्स जरूर लिखा करो ताकि मुझे पता चले तुम लोगों का प्रोग्रेस कितना है। मैं एक एक बच्चे का कमेंट सेक्शन रीड करती हूँ, मार्क्स बता देना मुझे। और हमारा सर्कुलेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, है ना, सर्कुलेशन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये रीनल और हिपैटिक वेन वाला आंसर करोगे तुम लोग मुझे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, हम फिर से मिलेंगे और बाकी के चैप्टर्स भी आपके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।